नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है तेरे ही जैसा हूँ और इसकी राइटर है सायरा रज़ा। तो होपफुली कि आप लोगों को ये नावल पसंद आए। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को, क्योंकि सायरा रज़ा के नावल्स बहुत अच्छे होते हैं। मुझे उसका राइटिंग स्टाइल बहुत पसंद है। और एक वक्त था जब मैंने नया नया नावल्स को पढ़ना स्टार्ट किया था, ख़वातीन और ये शुआ में। तो इसके मैं बहुत शौक़ से पढ़ती थी कि अच्छा सायरा का है नावल तो अच्छा ही होगा। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। ज़िंदगी में पहली बार तो हमारे घर में कोई मेहमान रहने आ रहा है और आपको इस बात पर भी इतना गुस्सा आ रहा है। सोमी के सवाल में हैरत थी। और क्या हम इतने गरीब हैं कि किसी मेहमानदारी को अफोर्ड ही नहीं कर सकते? सोनी बेतहाशा दुखी हो गया ये बात कहते हुए। मुँह सोमी का भी लटक गया। हाँ, इस पहलू पर तो उसने सोचा ही नहीं कि वो कितने ज़्यादा गरीब है। ओ बेवकूफ़, हम गरीब लोग नहीं हैं, सोमी ने सोनी को टोका। हम सफ़ेद पोश हैं। सफ़ेद पोश वो क्या होता है? मैंने चोगा पोश पढ़ा है बच्चों की कहानियों में। ओहो, सोनी को एक बिल्कुल अलग सवाल बुरा लगा। सोनी मौजू से हट रहा था और मौजू इस वक्त उनके सर पर आ खड़ा हुआ था। ये फालतू की बकवास ख़त्म हो गई हो तो चारपाई से उठो, मुझे ये चादर भी धोनी है। ओह, बहुत देर बाद आपा के लब से कुछ फूल चढ़े थे। दोनों अब एक दूसरे को देख रहे थे। चादर उतारती आपा के चेहरे पर पथरीले तासुरात लौट आए थे। सोमी ने चारों जानिब देखा। खिड़कियों, दरवाज़ों के पर्दे उतर चुके थे। तकियों के गुलाफ, तख्त पोश, पंखा पोश, कूलर पोश, मटका पोश, यानी कि सब कुछ धुलाई के लिए ज़मीन पर ढेर की सूरत पड़ा था। आपने तो सारा घर नंगा कर दिया आपा। सोमी के इंकशाफ पर सोनी चौंका। आपा के जुनून का क्या भरोसा, अगर अभी उनकी नज़र इन मासूमों पर पड़ गई तो क्या इनको भी? नहीं नहीं नहीं, वो खुद में सिमटा। सोनी ने आपा पर नज़र डाली जो ज़मीन पर कपड़े की ढेरियां बना रही थी। मशीन में पाइप लगा हुआ था। सर्फ, नील, ब्लीच और आपा का सूजा कुप्पा मुंह दोनों दुखी हुए। आपा कब तक ऐसे खफा रहेंगी? सोनी ने पूछा। जब तक ये कपड़ों का ढेर धुल नहीं जाता। मोमी मिजाज आशना था। यानी मेहमानों की आम प्लस रमज़ान की आम प्लस गुस्सा, ये सफाइयाँ इन सारे मसलों का हल है? सोनी ने नुक्ता पकड़ा। बिल्कुल, सोमी ने सर हिलाया। दोनों ने आपा को देखा जो आस्तीन ऊपर को मोड़ते हुए शलवार अटकने के बाद अब बालों को सर के ऊपर कस रही थी। तवे से उतरे पहले फुलके और दाल के बिगाड़ की शूं की आवाज़ के साथ इश्तिहा अंगेज़ खुशबू गहरी नींद सोए अज़ैन के नथनों से टकराई तो उसने टिच बटन की तरह आंखें खोल दी। साथ ही उसे शदीद भूख का एहसास हुआ। ये भला कौन सी दाल हो सकती है? उसे पहला ख्याल आया, चने की दाल पर प्याज का बघाड़ लगता है, लाल मसूर पर कड़ी पत्ते का, तो फिर यकीनन चने की दाल होगी। और ये भी यकीन है कि प्याज के साथ ज़ीरा और गोल लाल मिर्च भी बिगाड़ में शामिल थी। सामने वाली क्लॉक पर दिन का 1:30 बजा था और नाइट ड्यूटी करने के बाद ये अज़ैन के लिए गहरी नींद सोने का टाइम था। उसके सर पर खड़े होकर ढोल बजा लो या उसकी चारपाई उठाकर चौक पर रखा, भले से सोए। अज़ैन की नाक या कान में झाड़ू का बारीक तिनका चलाना शुरू कर दो, पर उसकी आंख नहीं खुल सकती थी। मगर ये जो सयाम उर्फ सोमी और रेयान उर्फ सोनी की प्यारी आपा पूरे 1:30 बजे रोज़ाना दालों को बिगाड़ लगाती थी और हांडियाँ भूनती थी और सबसे बढ़कर फुलके उतारती थी। अज़ैन मर भी रहा होता तो एक झटका तो ज़रूर खा लेता। सबसे बड़ी सितम की बात ये थी कि उस बेचारे ने आज तक खुशबू ही सूंघी थी। चखने के मौके तो वो उंगलियों पर गिन सकता था, बस 2 बार। हाँ, एक बार खीर और एक बार न्याज के चावल। हाय, हालांकि खाने चखने बल्कि पेट भर भर के खाने का सबसे ज़्यादा हक अज़ैन के नज़दीक खुद उसी का था, क्योंकि वो सबसे नज़दीक तरीन पड़ोसी था, बल्कि किरायादार था। और उस पर हकदारी इसलिए भी ज़्यादा थी कि बेचारा छड़ा था। वो छड़ा जिसके बारे में शायर कहता है, रन्ना वाले हाँ दे लेकिन पराठे ते छड़ियाँ दी अग न उबले। बीवी वाले के घर पराठे बनते हैं और छड़ों बेचारों के घर चूल्हा भी नहीं जलता। मगर यहाँ सिर्फ खाने सूंघने की सहूलत थी। खुशबुएं सारा भेद देती थी, एक एक मिसाले की पहचान हो जाती। मगर बात इससे आगे कभी नहीं बढ़ी। दरअसल सोनी की आपा का फरमान था, किराएदार आए दिन बदलने वाली चीज़ है, आज एक तो कल दूसरा। आपने शहरी सना लोगों से भी दोस्ती नहीं करने दी। हालांकि वो 5 साल हमारे किराएदार रहे, हमारे स्कूल मेट भी थे, मगर आपके मना करने की वजह से हमने कभी उनसे दोस्ती नहीं की। सोनी ने शिकवा किया। हाँ, जबकि उनके घर में कैरम बोर्ड भी था और उन्होंने हमें खेलने के लिए बुलाया भी कई बार। सोमी की ये बात हमेशा याद रहती थी। बस मैंने कह दिया तो कह दिया,
आपा की फितरत में कतईपन था। जैन के नए मालिक मकान यानी आपा और 2 ब्रदर्स के बाद एक दादी नेमत आरा भी थी जो पोती से बिल्कुल उल्ट थी और जैन से खसूसी शफकत का बर्ताव करती थी, जिस पर पोती यानी आपा को शदीद एतराज़ होता। किराएदार से ज़्यादा बनाने निभाने की ज़रूरत नहीं और जैन तक ये फरमुदात और उस जैसे तमाम इरशादात बहुत आसानी से हर्फ बाहर पहुँचते, क्योंकि आपा ज़्यादा वक्त किचन में गुजारती थी और यकीनन इस बात से नावाकिफ़ थी कि उनकी बुड़बुड़ाहट तक किराए के कमरे में साफ सुनाई देती है और आपा बुड़बुड़ाती भी बाआवाज़ बुलंद थी। दूसरे आपा की आवाज़ कुदरती भारी थी, जैसे हिना रबानी खर या चलो रानी मुखर्जी जैसी कर लो। ऊपर से हमा वक्त का खफा लहजा, बल्कि किसी हद तक करख्तगी का अंसर भी नुमाया हो जाता। सुबह आपा अपने भाइयों को स्कूल भेजने, तैयार करवाने, नाश्ते, लंच बॉक्स के बखेड़े में उलझी होती। बार बार घड़ी देखा करती और पुकारने का अंदाज हर बार बदल जाता। सूरज सर पर खड़ा होकर नाचने लगा है। सोनी सोमी 7 बज गए हैं। 7:15 होने वाले। चाय जल जल कर काली हो गई, मगर तुम लोगों के कानों पर जू नहीं रही थी। अब मैं खुद ही आ रही हूँ। शराफत तुम लोगों को रास नहीं। अजैन को आवाज़ के उतार चढ़ाव से आपा के मूड का अंदाज़ा होता था। वो 6 से 6 की नाइट भुगता कर कोई 6:45 बजे ही घर लौटता था और ताले में चाबी घुमाते हुए रोज़ इन्हीं जुमलों से इस्तकबाल होता। 7:30 हो गए समझो, आ रही हूँ मैं। पल भर की खामोशी। पोस्तियों, बदमाशों, उठो। या तो तकिया मारा जाता या बड़े बड़े थप्पड़, वो भी लगातार। इसके बाद क्या होता था वो अजैन तसव्वुर की आंख से खुद ही देख लेता। महज 10 मिनट बाद सोमी सोनी नाश्ते के लिए किचन में आ जाते थे। यहाँ भी आपा के फरमुदात जारी रहते। वो पराठा खाने पर इसरार करती, साथ साथ दोनों को उनके ऐब और कोताहियाँ गिनवाती। राग तो अलापती ही। कभी कभार सोमी झुंझला जाता। आपने घड़ी भी 10 मिनट आगे कर रखी है और मुँह से टाइम मज़ीद 10 मिनट आगे बताती हैं। हम खाली स्कूल में सबसे पहले पहुँचते हैं। लड़के हमारा मजाक उड़ाते हैं कि सोमी तो चौकीदार है। सोनी भी हिम्मत करता। फालतू बकवास नहीं। आपा जलाल में आ जाती और फिर वक्त की कदरों कीमत पर एक लेक्चर चलता जो अजैन को अजबर हो चुका था। सोनी सोमी स्कूल के लिए रवाना हो जाते। गहरी खामोशी छा जाती। किसी बर्तन की आवाज़। अजैन की आंखें बंद होने लगती। तब आपा की आवाज़ों का नया सेशन शुरू होता, मगर इस बार साथ दादी नेमत आरा की आवाज़ भी होती। थोड़ा सा मीठा तो चाय में डाल दे, है ना दादी, आपको शुगर है। अरे सारे जिस्म में चीनी भर गई, मगर बस ये बेचारी ज़बान तरस गई मिठास को। ए है ना, ए बच्चे है ना, थोड़ा नमक ही दे दे। कैसे उतारू हलक से फीका बेसवाद सालन। आप हार्ट पेशेंट है दादी, ठहरा पुरसुकून जवाब। अरे आपा, दादी यकीनन सर पीटती। इन 2 तकलीफ़ों से मरी ना मरी, एक दिन इस गम से ज़रूर मर जाऊंगी कि खाने को ना मिला। दादी मॉर्निंग शो लगा लें, वहाँ के तमाशे देखते हुए पता नहीं चलेगा हलक से क्या उतर रहा है। ख्वामखा मेरा मुंह है कि लिफ्ट है, क्या गया क्या उतरा कुछ खबर नहीं। ऐना की तरफ खामोशी। मैं तो कहती हूँ जब मरने का तय है तो भूख ही क्यों मरूँ, कुछ खाकर क्यों ना मरूँ। तो बस आप खुद ही संभाल ले किचन, जो दिल चाहे पकाकर खाती रहे। मेरी तरफ से साफ जवाब है। गज़ब खुदा का, एक तो ख्याल रखो, पता है आपकी वजह से हम सब भी यही सब खाते हैं, मगर आपको ख्याल ही नहीं। बस कल से मैं कुछ नहीं पकाऊंगी। ऐना का अंदाज फैसला कुन होता। दादी यकीनन घबरा जाती, मगर थी तो ऐना की दादी, फ़ौरन पैंतरा बदल देती। हाँ, अब यही कसर रह गई थी। 70 बरस की बुढ़िया चूल्हा झोंकेगी। आय हाय मौलवी साहब, किसके सहारे छोड़ गए मुझ बुढ़िया को। दादी को शौहर साहब याद आ जाते, जो अभी 3 साल पहले 82 बरस की उम्र में अदम को सुधारे थे। कैसे कटेगी ये लंबी उम्र। जैन को दादी के ये जुमले बहुत पसंद आते। लंबी उम्र कहते हुए दादी जैसे जुमले को खींचती थी और होका भरती थी। जैन को वहम गुजरा, दादी 17 बरस की तो नहीं, मगर वो 70 बरस की ही हैं। ये ऐना के जल के कबाब हो जाने वाले लहजे के जवाब से हो गया। साथ साथ आपा के दांत किचकिचाने की आवाज़ तक उसे सुनाई देती। कौन सी उम्र दादी, 70 बरस बाद लंबी उम्र नहीं रहती, उल्टी गिनती का फेरा होता है, कब 0 पर पहुँचे। हाय है ना, अब तुम मुझे यूँ मरने का कहेगी कि बुढ़िया निकल लो, अब तुम्हारा कोई काम नहीं। हाय हाय, दादी बाकायदा बीन डालने लगती। हाय अब्दुल गफ़ार, माँ को किसके सहारे छोड़ गया। दादी को अपना बेटा यानी आपा के वालिद याद आ जाते और साथ ही वो यादें माजी में खो जाती जो सरासर दुख का बाप था, हर वर्ग गमज़दा, हर सतर अंधोनाक। पहले दादी के यहाँ बच्चे होते नहीं थे, फिर जब होने लगे तो बचते नहीं थे। शेर ख्वारगी में ही दागे मफारकत दे जाते। बस एक अब्दुल गफ़ार बच गया। अब्दुल गफ़ार की शादी भी जल्दी की। पहले ऐना हुई, फिर ऐना के सालों बाद ऊपर तले सोमी और सोनी हो गए। जहन ने सालों बाद को 15-20 साल सोच रखा था। वहीं ऐना की भारी आवाज़ और करख्त लहजा संजीदगी।
दादी की ज़िंदगी खुशियों के हंडोले में झूलती थी। जब झूलते झूलते वो जैसे मुंह के बल गिरी, हवा में ऊपर को उठे झूले की जंजीर टूट जाए तो बंदा कितनी बुलंदी से गिरता है ना। रोज़मर्रा का सब्जी गोश्त लाते अब्दुल गफ्फार अहलिया मोटरसाइकिल हादसे का शिकार होकर वहीं जहाँ बहक हो गए। इसके बाद की कहानी रोज़ दोहराती थी। वो हर रोज़ बाद नमाज असर बेटे बहू और मौलवी साहब की बख्शिश की दुआ करती और बाआवाज़ बुलंदी सदमे का जिक्र करती जो उन्होंने अपनी जान पर झेला और इन मुसीबतों का जो बच्चों को पालने के लिए काटी। और ऐसे ही रोज़ ही आपा उन्हें दिलासा देती थी और उस वक्त बहुत हमदर्द दुखी महसूस होती थी, जो किसी भी तरह रोती दादी को चुप करवा देना चाहती हैं। मगर जब दादी महज नमक और चीनी पर मरने वालों को पुकार पुकार कर ऐना की शिकायतें लगा रही होती, आपा भी गोया कानों में रुई देकर बैठ जाती। दादी जब जी भर के जी हल्का कर लेती तब यकीनन वही बदमज़ा खाना खा लेती थी और फिर मुकम्मल खामोशी, मगर सिर्फ ज़बान बंद होती थी। अब आपा झाड़ू लगा रही होती रगड़ रगड़ कर और जैन को उसी मधुर सड़क सड़क सुरों के दरमियान सोना पड़ता। अब तो वो झाड़ू की उस आवाज़ का इतना आदी हो गया था कि ये आवाज़ लोरी का काम देने लगी थी। कभी जो आपा को झाड़ू लगाने में देर हो जाती, जैन बिस्तर पर करवटें बदलने लगता और शुक्र इस कमज़ोरी का आपा को पता नहीं था, वरना वो किराए में मज़ीद इजाफे लगा देती। बिजली, गैस, पानी और किराया और मेंटेनेंस, जैन सोच कर ही करा उठता। किराए का ये कमरा, दरवाज़ा खुलते ही आंगन था, दाएं जानिब टॉयलेट प्लस वॉशरूम और किचन, जैसे अजैन ने सिर्फ सर्दियों में पानी उबालने के लिए इस्तेमाल किया था। आंगन के खात्मे पर एक कमरा, उसी कमरे के बाएं दीवार आपा की किचन की दीवार थी। उसी जानिब आंगन में खुलती खिड़की थी और वहीं अजैन का पलंग बिछा था। वो कमरे में होता तो किचन की सारी आवाज़ें आती। वो आंगन में बाएं दीवार के साथ चारपाई डालकर लेटता तो भी कान खुले रहते। दरअसल बाएं दीवार के उस जानिब अमरूद का घना पेड़ था, साथ ही एक लंबा पपीता। अमरूद का आधा साया मालिक मकान का और आधा किराएदार का। जैन लाइट जाने पर उसी साय में दीवार की तरफ करवट बदल कर सोता, जबकि इधर आपा अपने सारे काम, सीना परोना, सब्जी बनाना, दादी से बातें करना, इख्तलाफी मौज़ूआत, भाइयों से बातें करना, ज़्यादातर नसीहतें या फिर असर के बाद मोहल्ले के बच्चों की ट्यूशन क्लास लेना, सब यही निपटाती थी। और ऐसे में जैन एक लिहाज से घर का भेदी था। उसे बाएं जानिब होने वाली हर बात की खबर रहती। अब जैसे ही आने वाले मेहमान, आपा के ख्यालात और जज्बात ने जैन को बाकायदा हिला दिया था। अब भी वो बाएं तरफ की सारी ज़िंदगी को सोचता दोबारा नींद की वादी में खोने लगा। बेसुध होने से पहले जो जुमले उसने आपा की ज़बान से सुने वो भी इस मतवक्का मेहमानदारी से मुतल्लिक थे। अगर स्कूल से आकर थके हुए हो तो सो जाओ, वरना जाले उतार कर तुम पर्दे लगा दो। आपा की फैसला कुन आवाज़ गूंज रही थी। और तुम सोनी, सर्फ मले पानी में कपड़ा भिगोकर खिड़कियों और दरवाज़ों को रगड़ रगड़ कर साफ़ कर दो। जी आपा, सोनी हम आवाज़ बोले। कल आपा सारा दिन नाराज़ और चुप रही थी, लिहाजा आज इख्तलाफ न करने में ही बेहतरी थी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। सोमी ही ज़्यादा बाहिम्मत था। ये सफाई आने वाले मेहमान के लिए है। नहीं, रमज़ान के लिए, सोनी ने टोका। है ना आपा? दोनों के लिए। आपा ने इख्तिसार मगर कतियत से काम लिया। सोमी ने मज़ीद सवालात से गुरेज किया। फ़िलहाल मैं कह रही थी है ना, किलो गोश्त के कबाब चढ़ा लेते हैं, अफ्तारी भी निपट जाएगी और मेहमानदारी भी हो जाएगी। दादी की आवाज़ में बहनापा सा था। जी अच्छा, माश की दाल चक्की भिजवा देते, दही बड़ों के लिए आटा बन जाता, बेसन की तो सिर्फ फुल्कियाँ अच्छी लगती हैं। सोमी, राशन की लिस्ट में लिख लो, माश की दाल 2 किलो। ऐना की आवाज़ साफ थी। वैसे तो इतनी गर्मी के रोज़ों में गोश्त के नाम से हौल आता है, मगर सहरी में पाव भर की बोटी सब्ज़ी में जायका ले आती है। दादी की नई राय आई। अपने लिए नहीं कह रही मैं, इस बुढ़ापे में क्या खाया जा सकता है? मगर दादी के लहजे में तासुब सा घुल गया। जी दादी, मुझे पता है आप मेहमानों के लिए कह रही हैं। आपा के जुमले में सादगी थी, मगर अजैन को साफ पता लगा किस कदर जल भूनकर ये जुमला कहा गया। दादी अपनी ही धुन में थी। गोश्त का ना फ़ायदा रहता है, चीज़ें बनाकर फ्रीज़ हो सकती हैं। कबाब और कोफ्ते मिसाला लगाकर कीमा रख तो 10 मिनट में बन जाते। मेरा तो ये भी इरादा था खीर बनवा लेते, मगर जितनी भी एहतियात कर लो खीर दूसरे दिन पानी छोड़ देती है। दादी को खीर की इस कमज़ोरी पर गुस्सा और दुख दोनों था। सोमी, ऐना का ठंडा ठार लहजा जैन को साफ महसूस हुआ। रमज़ान वाली लिस्ट में रोज़ के पाव भर गोश्त कीमे के हिसाब से लिख लो। 8 किलो गोश्त, कबाब के लिए मिलाकर 9 किलो और कोफ्तों का, हाँ तो लिख लो 10 किलो गोश्त और आगे कीमत लिख दो तकरीबन 3600 और 4 जमा के हिसाब से। बिरयानी बनेगी तो चिकन लिखो 4 किलो, तो ये बने 1200 रुपये। और हाँ, दूध वाले से कह देना कि 1 किलो की जगह 2.5 किलो दूध दे रमज़ान में, क्योंकि दादी ने दही जमाने का भी घर में कह रखा है और फ्रिज में मीठा ख़राब होता है तो जाहिर है रोज़ बनेगा। किलो से कम किया तो बिल एडवांस लिखो 5000 रुपये।
आपा उस वक्त सोनी के कुर्तों पर बटन टाँग रही थी, मगर बड़ी जिम्मेदारी से लिस्ट भी बन रही थी। सोमी तनदही से लिख रहा था, जबकि सोनी हक दक था। जबकि दादी ने वहीं खड़े हाथ से मोटा मोटा हिसाब किया तो दिल सिकुड़ने लगा। हाँ, और खजूर, शरबत, चने, बेसन का हिसाब मैं पहले लिखवा चुकी हूँ। फल रोज़ के हिसाब से आएगा। फल भी? सोनी की आवाज़ में बेयकीनी थी। रमज़ान आ रहे थे या शायद शाही दावत, यानी कि हाँ, अभी तुमने सुना नहीं दादी ने क्या कहा? ऐसे ही फल काट कर ट्रे भर देना तो बड़ी बदसलीकी है, लिहाजा फ्रूट चाट तो लाजमी बनेगी। आपा को दादी के तमाम फरमादात याद थे। ऐसे ही वो कहती रहती थी, ऐना उनकी बातें गौर से सुनती नहीं, खामखा। और आपा, आपने फ्रूट का बजट तो दिया नहीं, सोमी ने याद दिलाया। फ्रूट का बजट? उसके रेट तो हर रोज़ के हिसाब से होंगे ना, लेकिन खैर तुम 5,000 तक रख लो। और आपा, वो बिजली गैस के बिल, स्कूल में और रूटीन के खर्चे? सोनी भी अलर्ट था। वो तो लाजमी है, इन पर आंधी आए तूफान किसी चीज़ का असर नहीं होता, यानी वो तो करने ही करने हैं। और ईद के कपड़े, मेरा मतलब है जूते। सोनी के लहजे में झिझक थी। हाँ, वो भी। ऐना का लहजा लापरवाह था। तो आपा, ये तो कोई 40-50 हज़ार का खर्चा नहीं हो गया? सोमी ने कुछ दहल कर रजिस्टर बंद करके पेन होंठों के बीच फंसाया। और हमारी कुल आमदन तो बहुत कम है, 40-50 हज़ार के आधे से भी कम। 2,000 जैन भाई किराया देते हैं, 4,000 दुकान का, 5,000 अब्बू की पेंशन और 9,000 दादों की, तो ये तो बने कुल 20,000। और हाँ, आपकी ट्यूशन फ़ीस, लेकिन वो तो थोड़ी, और आपको कमेटी भी भरनी होती है। सोनी के माथे पर तफक्कुर की लकीरें फैल गई। अब मेहमानदारी तो निभानी है ना। आपा का अंदाज सादा था, ये लातल्की की एक किस्म थी। उसने अब कुछ नहीं बोलना। इतने दिन से समझा समझा कर थक गई थी, मगर दादी समझती ही नहीं थी, लिहाजा अब वो बोलेगी भी नहीं। यहाँ तो हर काम बजट बनाकर करने की आदत थी, सो हिसाब किताब हो रहा था। सोमी ने फिक्र से एक दूसरे को देखा, फिर दोनों की निगाह दादी पर गई, जो नाक पर उंगली रखे हैरान सी ऐना को देख रही थी, बटन लगाकर दान से धागा तोड़ती। आपा ने पहले भाइयों को देखा और फिर दादी को। दादी की निगाहों में शदीद बेयकीनी थी, जैसे ऐना तो झूठी हो, वरना दुनिया में ऐसा भी कोई अंधेर है कि हाँ, ठीक है कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, चुटकी भर चीज़ों के लिए मुट्ठी भर नोट देने वाली मिसाल हो गई, मगर ऐसा भी क्या कि फ़कत दो मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को 2 वक्त का खाना भी इज़्ज़त से ना खिलाया जा सके। मेहमान के बाइस 2 वक्त सहरी अफ्तारी, यह ना को तो बात बढ़ा चढ़ा कर और ख़ास तौर पर दादी को हौलाने का शौक़ है, ये भी नहीं देखती बूढ़ी बीमार दादी को सदमा ना पहुँचे। दादी नेमत आरा ने सब हिसाब किताब को आपा के बढ़ाने चढ़ाने के ज़ुमरे में डाला और पुरसुकून हो गई। अब ऐसी भी कोई बात नहीं बच्चों, मुखातिब होते थे, मगर जता वो ऐना को रही थी। मान लिया महंगाई का ज़माना है और रमज़ान में मुनाफाखोरी होती है, मगर 5 अफराद के नाम पर 50,000 का खर्चा, ऐसी भी क़यामत नहीं मची। आप ठीक कहती हैं दादी। ऐना के फ़ौरन कायल होने पर सुनने वालों को हैरत हुई। इसीलिए मैंने ये भी फ़ैसला किया कि इस बार राशन ख़रीदने मैं नहीं, आप जाएंगी। मैं आपको पैसे पकड़ा दूंगी, जो जैसा जितना दिल चाहे खरीदिएगा, और अगर पैसे बच जाएं, जो कि आप यकीनन बचा भी लेंगी, तो मेरी तरफ से वो भी आप ही रख लीजिएगा और जहाँ दिल चाहे खर्च लीजिएगा। मैं नहीं मांगती। आए क्या? दादी ने तो ज़बान दांतों तले दाब ली, फिर उन्हें लगा शायद सुनने में गलती की हो, मगर वहाँ बला की संजीदगी थी। वाकई सच? सोनी के 2 लफ्ज़ों में अचंभा था। बाकी पैसे दादी के। आपा तो सिक्के तक का हिसाब लेने वालों में से थी। अब इस उम्र में पोती बाज़ारों के धक्के लगवाएगी, और मुझसे तो अब कुछ जांच पड़ताल भी नहीं होती, सब खराब उठा ले आऊँगी। सोमी आपके साथ होंगे। ए ऐना, मुझे तो अब सही से दिखता भी नहीं, चश्मा लगा कर जाइएगा। हाय, पर मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि बैठे बिठाए बाज़ारों को निकल पड़ूँ? बैठे बैठाए क्या, आप भी ज़रा घर से बाहर निकलिए ताकि पता लगे दुनिया अब किस भाव बिकती है। आपा अपनी कहकर जगह से उठ गई। दादी पोते हक दक जो उस कॉर्नर पर बैठे अज़ैन के दिमाग में दादी पोती की गुफ्तगू चकरा रही थी। अज़ैन की नानी कहती थी, हमसाए का मतलब है हमसाही, यानी जैसे हम वैसा हमारा पड़ोसी। दीवार निकाल दे तो घर एक हो जाए, और ये कि हमसाए माँ जाए तो नहीं होते, मगर साथ माँ जाए की तरह का ही निभाते हैं ज़िंदगी भर का। और यहाँ तो अज़ैन किराएदार भी था, और चाहते और ना चाहते हुए, जाने अनजाने में ही सही, वो बाज़ानिब होने वाली हर बात और वाक़या से वाकिफ़ हो जाता। शुरू में तो उसे इन आवाज़ों ने डिस्टर्ब किया था, मगर बाद में ये एक मज़ेदार सा खेल बन गया। आवाज़ों के उतार चढ़ाव से उसने बोलने वालों की शक्लें घड़ ली। दादी ऐसी और बच्चे ऐसे, और आपा ऐसी और वैसी।
दादी से तो एडवांस देते और किराए की बाबत बातचीत करते हुए बिल मुशाफा मुलाकात भी हुई और बच्चे भी मिल जाते, मगर आपा की हदायत के पेश नज़र वो ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे। हाँ, आपा से कभी मुलाकात ना हुई, अलबत्ता आपा की पारदार आवाज़, ऊपर से लहजे की तलखी से खूब आशनाई हुई और वो इस हद तक आ गया था कि आपा की आवाज़ या फ़कत किसी एक आध जुमला ही मूड बता सकता था। और इधर आपा का ये ख़राब मूड और घर में 15-20 रोज़ से चलने वाली चपकलिश ने तो सारी सूरत हाल वाज़े कर दी थी। और आपा के मिजाजो ख़यालात से मज़ीद तफसील से आगाह हो गया। आपा की शख्सियत के कुछ और पहलू नुमायाँ हो गए, वरना आम तौर पर तो आपा दादी के पुराने किस्सों पर ही हूँ हाँ करती थी या फिर कभी कभार राय देती। ट्यूशन वाले बच्चों से सख्त उस्तानी का सा रवैया और भाइयों की तरबियत और नसीहत, मगर ये नई सूरत हाल। दरअसल ये सारा किस्सा उस दिन शुरू हुआ जब दादी नेमत आरा की कपकपाती जोशीली पुकार ने सबके कान खड़े कर दिए और सोया जहन तक हड़बड़ा कर उठ बैठा। ऐना को पहले तो दादी नेमत आरा की सारी बात समझ में ना आई। वो चिल्ला उठी, इतना करीबी रिश्ता? उसने खूब खींच कर कहा। तो और क्या, करीबी नहीं लग रहा तुम्हें? आपकी चचाजाद बहन की बेटी अपने बेटे के साथ हमारे घर आ रही है, इतने बड़े शहर, बल्कि इस पूरे मुल्क में आपके अलावा उनका और कोई रिश्तेदार नहीं। ये अगर हो भी तो जब मैं नेमत आरा ज़ौजाए मौलवी साहब यहाँ मौजूद हूँ तो उन्हें क्या ज़रूरत है इधर उधर रिश्ते तलाशने की? खाला लगती हूँ मैं उसकी। दादी को तो बुरा ही लग गया। तो इतने सगे रिश्ते की याद आने में इतने साल? ऐना का लहजा तंजिया था। याद तो वो करती होंगी, इसलिए कि याद करने पर वीज़े, पासपोर्ट और किराए नहीं लगते। उसने तो फिर अमेरिका से आना था। यहाँ तो लोग शहर के एक कोने से दूसरे कोने की याद में उम्रें गुजार देते हैं। दादी कुछ तल्ख बयानी पर उतर आए। जिस भरे पड़े ख़ानदान को याद करना अब ज़िंदगी का मकसद था गोया, वो एक ही शहर में रहने के बावजूद गुर्बत ज़दा यतीमी वाले दिन घर में आने से कतराते थे। ऐसी अंधेर पड़ी थी, खुशी में बुलाना भूल जाते और गमी में धड़ल्ले से गिले करते। आपने तो मिलना ही छोड़ दिया नेमत आरा। और नेमत आरा क्या जवाब देती, यूं ही मुस्कुरा देती, एक शर्मसार सी मुस्कुराहट, जैसे वही हूँ कताए ताल्लुक़ की ज़िम्मेदार। उस वक्त भी बहुत खुश दादी एकदम खामोश हो गई। तब आपा ने भी चुप कर जाना मुनासिब समझा। बुढ़ापे में ऐसे लोग ही तो दरकार होते हैं जिनके साथ मिलकर कुछ पुराने सुनहरी औराक को पलटा जा सके, कुछ कहने की ख्वाहिश, कुछ सुनने की तलब। तो अगर आने वाले मेहमान दादी की इस ख्वाहिश को पूरा करने का बायस बन जाते तो क्या बुराई थी। ठीक है, आ जाए आने वाले। सोमी सोनी भी खुश हो गए। बहुत से रिश्तों का सुना ज़रूर था, मगर देखा सिर्फ दादा दादी और बड़ी बहन को था। और अब इन्हीं तन्हा अकेले लोगों के बीच रहने आ रहे थे वो लोग। आपा घर चलाती थी, बड़े निपे तोले अंदाज से दादी की बीमारी, दवाइयाँ, भाइयों के लिए अच्छी तालीम की कोशिशें। और आज के इस ज़माने में कोई कोशिश बारावर नहीं होती जब तक नोटों का तड़का ना लगाया जाए, नोटों को बचाया ना जाए, दांतों से पकड़ा ना जाए। और आपा इन कामों में ताक हो गई थी, अपने बजट से 1 इंच आगे पीछे न सरकती थी। लेकिन वो मान गई दादी का दमकता चेहरा देखकर। मगर दादी की दूसरी बात, ओह खुदा, शादी? दादी? आपा के दोनों लफ्ज़ शदीद तरीन हैरत और किस हद तक चीख थे। ये किसने कहा? आए किसने कहा? मैंने सोचा है भई। दादी के लहजे में फ़ख्र ही फ़ख्र था, जैसे आपा की शादी करना सोचा, इलामा इकबाल की तरह एक नया मुल्क बनाने का ख्वाब देख लिया। ओह खुदा। आपा ने अपनी पटी पटी आंखें भाइयों पर टिका दी, जिनके लिए भी ये इंकशाफ हैरत मगर मुसरत का बायस था। उस अमेरिका पर भांजी के बेटे से, जिसके ना सर पैर का पता है ना आगा पीछा। वैसे तो कहती हैं रिश्ता छानबीन भटक कर करने चाहिए। अब सगी भांजी के लिए कैसी छान भटक, और इसके आगे पीछे को मैं ना जानूंगी तो फिर कौन जानेगा? जो हमारा आगा पीछा वही उनका। दादी का होमवर्क पूरा था, ऐसे ही मुंह से बात नहीं निकाली थी, मगर आपा के तो 14 तबक रोशन हो चुके थे। खुदा के लिए ये बात अब किसी और के सामने मत दोहरा दीजिएगा, लोग मजाक बनाएंगे कि बुढ़ापे में नेमत आरा का दिमाग चल गया। लो, दादी ने नाक पर उंगली जमाई। अपनी बच्ची की शादी के बारे में सोचते हुए क्या इधर से खाली हो जाते हैं? दादी ने नाक वाली उंगली कनपटी के पास पेचकस की तरह घुमाई। बच्ची की शादी के बारे में सोचने को नहीं कह रही, मगर आप जोड़ तो देखिए ना। जोड़ ही जोड़, तुमसे तो कोई 7-8 बरस बड़ा ही होगा नाजनीन का लड़का। दादी बेफिक्र थी। दादी आप इतनी ही मासूम है या वाकई बुढ़ापे का असर हो गया? वो जिद हो गई और उधर दादी भी भड़क उठी। ये क्या तुमने बुढ़ापे का राग अलापना शुरू कर दिया?
ऐसा भी कौन सा बुढ़ापा है, बोलो। मेरी अपनी दादी 90 बरस की उम्र में सारे घर के काम निपटा देती थी, पैदल चला करती, कुएं से पानी निकालती। और बस दादी, अपनी दादी का किस्सा मत शुरू करें। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं कि आपकी दादी क्या करती थी। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि मेरी दादी क्या कर रही हैं। अब तुम बहुत बोल ली है ना, खामोश हो जाओ। मैं बहुत सोच समझ कर इस फैसले तक पहुँची हूँ। इससे अच्छा रिश्ता तो मिल ही नहीं सकता, दादी ने रोब से कहा। एक बात बताइए, ऐना चौंकी थी। ये वाकई आपके अपने ख्याल आते हैं या आपकी उन भांजी ने कोई इशारा दिया है? दादी ने कुछ चौंक कर पोती को देखा। नुक्ते की बात तो अब की थी। सोनी भी आपा के अक्लो शऊर के कायल हुए। दादी को कुछ पल के लिए चुप लगी थी, मगर ऐना की नौकीली सवालिया निगाहें हनूज उन पर कड़ी थी। जवाब तो देना ही था। ऐसी बातें मुंह फाड़ कर तो नहीं कही जाती। दादी का लहजा व अंदाज मध्यम हो गया। इंसान अपनी अकल खुद से इस्तेमाल कर लेता है। अपने जवान बेटे को लेकर लाखों रुपए का टिकट खर्च करके कोई खामखा का सफ़र तो नहीं करता। ओह दादी, आपा ने सर पकड़ लिया। आप कितनी खुश फहम है। हाँ हाँ, खुश तो मैं हूँ ही, दादी झूमी। मैंने खुश फहम कहा है दादी, ऐना ने दांत किचकिचाए। ए बीबी, अपना फहम अपने पास रखो और मुझ कम अकल को सिर्फ खुश ही रहने दो। बड़ी आई उर्दू दान। हाँ, मैंने क्या ये बाल धूप में सफ़ेद किए हैं? दादी अब जलाल में आ गई थी। ऐना ने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर सोनी को कुछ हड़बोड़िंग के आलम में नशिस्त बदलते देखकर वो जुमला भूल गई। दोनों आंगन वाली चारपाई से बरामदे की कुर्सी पर आ गए थे। तुम दोनों को क्या हुआ? आपा का लहजा कड़क मगर अचंभे से भरपूर, किसी हद तक फिक्रमंद था। कुछ नहीं, दोनों ने एक दूसरे को देखा। कुछ भी तो नहीं। तो क्या चारपाई पर कपड़े ने काट लिया? करंट लग गया क्या? अभी मैंने कुर्सियों पर कुशन रखे थे। ऐना सफाई सलीके के मामले में भी दो टोक थी। नहीं, वो दादी ने अभी कहा ना कि, सोमी कुछ हिचकिचाते हुए बोला। दरअसल दादी कह रही है ना कि बाल धूप में सफ़ेद हो जाते हैं, तो हम दोनों के सरों पर धूप पड़ रही थी, तो हमने सोचा कि जगह बदल लें। अभी तो हम बहुत छोटे हैं ना, तो सफ़ेद बाल। हाँ, ऐना आपा का मुंह खुला का खुला रह गया, जबकि दादी ने हाथ का पंखा मुश्किल कोशिश से आगे होकर दोनों के शानों पर बारी बारी मारा। दादी का मजाक बनाते हैं नालायक। आप ही तो कहती हैं एहतियात इलाज से बेहतर है। सोमी शाना सुला रहा था। ऐसे फालतू के नाटक मेहमानों के सामने करने से गुरेज करना, समझे? दादी को याद आया कि बच्चों को कुछ मैनर्स भी सिखा दिए जाए। हालांकि ज़्यादा खतरा ऐना की तरफ से था। नहीं नहीं, हम तो बहुत अच्छी तरह मेहमानों की देखभाल करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे। उनका चुप, बिल्कुल चुप। मेहमान क्या दूध पीते बच्चे हैं जो तुम देखभाल करोगे, उनका ख्याल रखोगे? दादी ने नकल उतारी। तुम लोग बस इंसान का बच्चा बनकर रह लेना, वही काफ़ी होगा। हाँ हाँ, दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। हम आपकी सारी बातें मानेंगे दादी। अब दोनों की निगाहें आपा पर थी, जो जबड़े भींचे, माथे पर तफक्कुर की लकीरें और आंखों में गुस्सा लिए अब दादी के साथ उन दोनों को भी घूर रही थी। आखिर को हमारी आपा की शादी का सवाल है। सोनी ने जुमला मुकम्मल किया। लहजा जिम्मेदाराना था। दादी के चेहरे पर रौनक आ गई, जब ऐना के तेवर भयानक हो गए। बको मत, और ख़बरदार जो तुम लोग इस मामले में बोले तो। ऐना वॉकआउट के लिए खड़ी हो गई। आखिर आपको एतराज़ किस बात पर है आपा? अच्छा है ना, आप रातों रात अमरीकी हो जाएंगी। सोमी थोड़ा बाहिम्मत था। शेर की खचार, मतलब आपा से सवाल तो पूछ ही सकता था। खामोश हो जाओ, तुम्हें इस मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत क्यों नहीं? सोमी फौजी जवान की तरह खड़ा हो गया। सोनी ने भी तकलीद की। आखिर हम आपके भाई हैं। सोमी का अंदाज़ो लहजा भरोसे से भरपूर था। और दो भाइयों की बहन को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके भाई होते हैं ना। अगर आपको अमरीकी दूल्हा पसंद नहीं आएगा तो बस बात ख़त्म। सोनी का अंदाज़ फिल्मी हो गया था। ऐना के चेहरे का तनाव कम हो गया। उसने हमेशा बड़ा बनकर ज़िंदगी गुजारी थी। दादी तक अक्सर उसे आपा कहकर बुलाती थी। वो स्याह सफ़ेद की मालिक थी। गोया अच्छा बुरा छोटा बड़ा हर फैसला बहुत बचपन में खुद से करना शुरू कर दिया था। जुगत आपा बन गई थी। ट्यूशन पढ़ने वाली बच्चों की माएँ जो उससे उम्र में दुगनी होती थी, वो भी नाम की बजाय आपा ही पुकारती। नाम तो शायद लोग जानते ही नहीं थे, बस आपा, सिर्फ आपा या ऐना आपा। तो आपा यानी ऐना आपा अपने अब्बा की नूरुल ऐन के लिए भाइयों के बचकाना लहजे वाली ये भारी भरकम जुमले यूं थे जैसे किसी ने उस पर चादर डाल दी। उसने आगे आ खड़े हुए कि पहले हम, और हम है ना, और कोई कुछ ना भी करे, कर ना सके, मगर बस कह दे कि हम है ना, फिक्रमंद मत होना। तो आपा नहीं आनी ऐना। ओहो, नौरीन ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस पल को देखा, महसूस किया। बहुत छोटे यही दो सहारे उसके भी हैं। नूरुलैन को अपने दिल का कमज़ोर होकर पिघलना पहली बार बुरा न लगा।
दादी का ख्याल था आपा ने बस यूं ही गुस्से में कह दिया था इस बार शॉपिंग करने आप ही जाएंगी, मगर उस वक्त सुपर स्टोर में ट्रॉली घसीटते सोमी सोनी के साथ घसीटती वो इस पल को कोस रही थी जब आपा ने ये सब कहा। अंदाज़ा होगा ना उसे इधर कितनी ख्वारी है। एसी के बावजूद वो पसीने में तरबतर थी। अच्छी खासी घर के नज़दीक ही से चीज़ें मंगवाई जा सकती थी, मगर उसने जानबूझकर मुझे भेजा। पता होगा ना इधर कैसा हशर पड़ा है। दादी के मुखातिब दोनों पोते थे जो सब्र से ट्रॉली घसीटने और दादी के जुमले सुनने को खड़े थे। हाय बेटा, पता करना इधर क्या मुफ्त में बट रहा है सामान जो धक्के पड़ रहे हैं। दादी की सदा ने गर्दोपेश में खड़े लोगों के लबों पर मुस्कुराहट बिखेर दी। ए लो, रोज़े रखने हैं मुसलमानों ने कि तेल पीना है। कुकिंग ऑयल वाले पोर्शन में पड़ी आपा धानी ने दादी के होश उड़ा दिए। बेसन खरीदने में दांतों को पसीना आ गया। आए, इतना बेसन तो दुम्बों को खिलाते हैं पेट फुलाने और ज़्यादा वजन दिखाने के लिए। दादी आप खामोश क्यों नहीं हो जाती, सब लोग आपकी बातें सुन रहे हैं। सोमी तंग आया पड़ा था। भाई लोग हंस भी रहे हैं। सोनी की नज़र हर जानिब थी। सोच रहे होंगे ये पेंडू लोग पहली बार किसी बड़े सुपर स्टोर में आए हैं। हम तो हर महीने आते हैं, बस ये हमारी दादी का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। सोमी ने ज़रा बुलंद आवाज़ में कहा। आखिरी वाला भी कह दे बच्चे, मैं ना आती इधर कभी दोबारा। दादी ने कानों को हाथ लगाए। पता होगा उस ऐना की बच्ची को यहाँ उज़र पड़ा है जब ही मुझे धकेला, वरना ये मेरी उम्र है क्या धक्के खाने की। आए हुई साथ ही दादी पीछे को मुड़ी। उन्हें पीछे से धक्का लगा था। पीछे वाली ट्रॉली में रखे छोटे किचन वाइपर का निकला डंडा कब से उनकी पसली में चुभ रहा था। ए बेटा, उनका मुखातिब पिछली ट्रॉली वाला था। फंस गई हूँ इधर आकर, न पीछे हटने जोगी न आगे बढ़ने के काबिल। तुमने भी वाइपर को दो नाली की तरह मेरी कमर से ही लगा लिया। ट्रॉली वाला जवान शर्मिंदा हो गया। सॉरी अम्मा, आप रश देख रही हैं। हाय बेटा, रश क्या, खुदा की शान देख रही हूँ। सच कहो कहत ज़्यादा कौम लग रही है। खाने पीने की अशिया के लिए पागल होते लोग। रोज़ा तो भूखे की भूख के एहसास का नाम है। इधर तो सबको अपनी ही पड़ी है। सारा साल इतने ना खाते होंगे जितना इसे एक महीने में खा जाएंगे। दादी एक मुफक्किर आलम में दीन का सा लहजा लिए हुए थी। रश में ज़रा ज़रा सिरकते लोगों के लिए दादी दिलचस्पी का बायस बन गई थी। अम्मा, आप भी तो यही सब खरीदने आई हैं, किसी ने भरी ट्रॉली को देखकर जताया। हाँ बेटा, दादी ने ठंडी आ भरी। ये भी सही कहा, मगर मेरे घर तो मेरी पोती के रिश्ते वाले आ रहे हैं ना, तो मजबूरी पड़ गई। और अब ये तो नए ज़माने का चलन हो गया है। हमारे ज़माने में तो कपड़े का थैला सिलता था। अच्छी चीज़ें खरीदो या सस्ती, सब अंदर गायब। बड़े बुजुर्ग कहते थे खाने पीने की चीज़ें ढक कर लानी चाहिए कि ना किसी की नज़र लगे ना किसी को हसरत आए। पर ये आज के लोगों को तो नज़र का भी डर नहीं। दादी सचमुच हैरान थी। अब तो बुढ़ापे ने इस हाल में पहुंचा दिया। मैं तो खुद कपड़े का थैला पकड़ती थी, सर पर बुरका डाला, गोल मार्केट चली गई या लालू खेत। अब ये नए नए नामों के स्टोर कमबख्त मारे भाव ताव भी नहीं करने देते। आए, मैं कहती हूँ इधर तो चोरी के इतने मौके हैं, फिर कैसे मुमकिन है मोए हाथ साफ ना करते हूँ। दादी ने सादगी और भोलपन की हद कर दी। अम्मा, इधर जगह जगह कैमरे लगे, हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। कोई बोला। कैमरे? दादी की आंखें फैली। हाँ अम्मा, खुफिया कैमरे। हो सकता है ये सर पर लगा बल्ब कैमरा हो, ये जैम की बोतल भी कैमरा हो सकती है। एक और बंदे ने भी सनसनी को बढ़ावा दिया। ए सोनी, किस कदर नालायक औलाद है, ज़रा जो बड़ों की इज्जत का ख्याल हो। दादी एकदम इश्तियाल में आ गई और शदीद शर्मिंदा। दादी से किसी कदर अजनबी लाताल्लुक बने पोतों को बारी बारी दो हत्थर रसीद किए। अब हमने क्या कर दिया दादी? सोनी को रिश्ते का पास था। सोनी ने थप्पड़ की तकलीफ बर्दाश्त कर ली, मगर पलट कर इस कदर तमाशा बनवाती दादी की तरफ देखा नहीं। तुम्हें पता था कि इधर जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं? हाँ दादी, अब तो सेफ्टी के लिए हर जगह कैमरा लगा है। सोमी बेजार था। उफ पापा, खुद शॉपिंग की सज़ा दादी के लिए थी। बेड़ा गर्क तो उन दोनों भाइयों का हुआ था। अरे गधे, तो मुझे पहले बताना था ना। दादी के चेहरे पे सरासमगी फैली। सोनी यखलक करंट खाकर मुड़ा। उसने दादी को देखा और फिर चारों जानिब की दुनिया को, जो सब खरीदारी भूल भाल सब दादी को सुनते थे और अब देख भी रहे थे। ओह खुदा, सोनी दादी के नज़दीक हुआ। आपने कहीं कुछ उठा तो नहीं लिया चुपके से? सोमी का रंग फक हो गया। सोनी का तो हलक पहले ही खुश्क हो गया था और सोनी ने लाख सरगोशी की थी, मगर कहीं कानों में पड़ी थी। ए मनूस मारी, मैं क्या कुछ चोर हूँ? दादी को तो जैसे किसी ने गिरेबान से सरेआम पकड़ लिया। मारने को हाथ बढ़ाया, मगर सोनी ज़रा डरा हुआ था। बाजू का गोश्त तो
चूंटे में ना भर सका, शर्ट ही निचोड़ डाली। तो फिर इतना सदमा किस चीज़ का? कैमरा लगे ना लगे, सोनी किसी से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। शर्ट की सारी इस्त्री ख़राब कर दी। अरे ना हंजार, मैं इस बुस्से जोड़े की जगह अपना नया चिकन वाला सूट पहनाती और बाल भी अच्छे से बना लेती, मगर ये आजकल की औलाद अपनी पैंटों की करेजे बनाने से फुर्सत मिलती तो दादी के लिए कुछ सोचते। दादी? सोनी की बेयकीन सदमाती आवाज़ एक साथ उभरी, जबकि दूसरी तरफ जहाँ तक दादी की आवाज़ पहुँच रही थी कह के गूंजने लगे थे। लोग सब भूल भाल कर गर्दनें अचका चुकाकर दादी को देखना चाह रहे थे। दादी जो हाथों से बालों को सबारते हुए अब दुपट्टे को दुरुस्त कर रही थी, निगाहें ऊपर जैम की बोतल पड़ती बेखबरी तक ठीक था। जबकि उन्हें कैमरे की मौजूदगी का पता था तो बाद की सारी शॉपिंग सोनी ने किसी कदर सुकून से की कि दादी की ज़बान बंद थी। वही चीज़ें लेते रहे जिनके बारे में लिस्ट में दर्ज था, वरना इससे पहले तो दादी बाआवाज़ बुलंद हदायत जारी कर रही थी। ए सोमी, वही केचप उठाना जिसके पास चाट मसाला फ्री है, और वही सर्फ ले जिसके साथ बर्तन धोने का साबुन भी दे रही हैं। जबकि कंजूस मोहतात आपा क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करती थी, मगर दादी को कौन समझाता। मगर ये दुनिया, स्टोर में मौजूद तमाम लोगों की नज़रें फिर भी दादी और सोनी पर थी, क्योंकि थक हार कर दादी पर पुरजोर फरमाइश करके बच्चों की तरह ट्रॉली के अंदर जा बैठी थी, और सोनी एक हाथ में सामान पकड़े दूसरे से ट्रॉली को देखते अपनी पैदाइश पर अफसोस करते दादी को लिए स्टोर से बाहर तक आए। पहले सारा सामान रिक्शे में भरा, फिर दादी को बामुश्किल तमाम ट्रॉली से निकालकर रिक्शे में घुसेड़ा और मुहावरतन नहीं हकीकतन मुँह छुपा कर भागे। आपा, ये तल्लत भाईजान तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है जैसे ड्रामों के हीरो होते हैं। सोनी के सवाल में मायूसी थी। जैसे वो चाहता हो आपा कह दें, नहीं ये हीरो जैसे हैं। और हीरो तो वो पहली नज़र में ही नया लगे थे, दूसरी तीसरी नज़र बिला वजह की मेहनत ही होती। ऊंचे लंबे से सर बालों से भरा था, यूं ही बिला वजह की करख्त निगाहें और बेहद संजीदगी। सांवले नकुश में कोई जाज़बियत नहीं थी। खुले हाथ पैर का एक आदमी, हाँ एक पक्का आदमी। लड़के वाले तो कोई बात सुनती ही नहीं। नहीं, हीरो तो वो है। आपा की आवाज़ ठंडी आग की सूरत, एक अजीब सी नाकाबिले फहम मुस्कुराहट भी थी। अच्छा, अफसानों वाले हीरो? सच? सोमी ने कौन से अफसाने पढ़े थे? आपा ने तो पढ़े थे बहुत सारे। अब सोमी को क्या पता हीरो कितनी किस्मों के होते हैं। अफसानों में तल्लत नाम का हीरो नहीं होता। वो इतना करख्त चेहरे और रूखे रवैये वाला भी नहीं होता। बेतासुर आंखें तो बिल्कुल नहीं होती। इंसानों के हीरो का नाम बहुत खूबसूरत होता है। वो मुंह से ना बोले तब भी आंखों से सब कह देता है। मिलनसार होता है, मोहब्बत ख्याल से गुंदा बेघर्स। और आपा खला में देखते हुए हीरो की खसूसियात खोज रही थी। तो फिर आप क्यों कह रही हैं कि वो हीरो हैं? सोनी को ये दोहरे जवाब पसंद नहीं आ रहे थे। बहुत भोले हो तुम दोनों। आपा का लहजा मदम हो गया, मगर लहजे में दर आने वाली हसरत, कम आएगी मायूसी और ऐसी ही कितनी सारी कैफियतें साफ महसूस हो रही थी। हीरो वाली कोई भी क्वालिटी ना होने के बावजूद वो हीरो इसलिए हैं कि गरीब यतीम बेआसरा इस बड़े से शहर, बल्कि इस बड़ी सी दुनिया के किसी कोने में बेनामो निशान लड़की, जो शायद खूबसूरत भी नहीं है, सीधी सादी प्राइवेट बीए, और सबसे बढ़कर जिसकी उम्र हर गुजरते सेकंड में घंटों के हिसाब से बढ़ती है, ऐसी लड़की को पसंद करने वाला, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का ख्वाहिशमंद हीरो ही कहलाएगा ना? इतना बाहिम्मत, इतना दिल वाला। आपा लंबे जवाब के बाद थक गई थी, शायद लहसुन छीलने में जुट गई। और क्या ये भाई लंबा जवाब फ़कत सुनने से थक गए थे? जो खामोशी इतनी तवील हुई कि जून की गर्मी से बढ़कर महसूस होने लगी। आप अपना मजाक उड़ा रही हैं आपा? सोमी सदमे में घिरा बहुत देर बाद बोल पाया था, लेकिन इससे पहले कि आपा एक झूठा सच्चा जवाब देती, सोनी की शॉक्ड आवाज़ वो जैसे किसी कुएं की गहराई से बोल रहा था। आप में इतनी बुराइयां हैं आपा? आपा के हाथ रुक गए और नज़रें उठ गई। और ये आपको किसने बताई? हमें तो आज तक नहीं पता चला। हम तो कहते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन आपा सिर्फ हमारी ऐना आपा है। आप मुझे सिर्फ उस शख्स का नाम बता दें जिसने आपके बारे में ये बकवास की है। सदमाती लहजा कुछ जारहाना और मुंतकिम हो गया। सोनी के नथने भड़कने लगे थे, उसका चेहरा भी सुर्ख हो गया था। वो अपने इश्तियाल पर काबू नहीं पा रहा था। ये बातें कभी कोई ज़बान से नहीं कहता, समझने की होती हैं। आपा का जवाब कतियत लिए हुए था। आप इतनी बुरी बातें सोचती हैं आपा? सोनी को आपा की सोच की कमतरी पर अफसोस हुआ था। हमें तो आप हमेशा पॉजिटिव रहने का दर्स देती थी। सोमी को भी सदमा था।
हाँ तो मैं अब भी पॉजिटिव हूँ। इतना सब होने के बावजूद मैं अपनी किस्मत पे रोती नहीं, सब्र शुक्र करती हूँ और इस बात पर यकीन रखती हूँ कि अल्लाह ने यकीनन मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा संभाल कर रखा है जो वक्त आने पर मुझे मिल जाएगा। मैं मायूस या बदगुमान तो नहीं। आपा मुस्कुराई थी मगर सोनी के लबों पर ज़रा फैलाव ना आया। तो तल्लत भाई जो कि बिल्कुल भी हीरो नहीं है, आप फिर भी उनसे शादी करने को तैयार हैं? सोमी के लहजे में बड़ापन आ गया, जैसे वही तो असल फैसला साज हो। आपा ने चंद पल सोचकर जवाब के लिए लब खोलने चाहे मगर तभी सोनी को कुछ जैसे याद आया। उसने हाथ उठाकर चुप रहने का इशारा दिया। उससे पहले एक ज़रूरी सवाल पूछना था जो दरअसल सबसे ज़्यादा अहम था। भाई ये मत पूछ कि आपा उन तल्लत भाई से शादी पर तैयार हैं, ये पूछो ये दरअसल शादी किस किस्म के शख्स से करना पसंद करेंगी। सोमी तो सोमी, आपा तक का मुंह खुला का खुला रह गया। हमेशा एक कदम पीछे रहने वाला उसका छोटा सा भाई जो हर बात पूछता था और वजाहत के बगैर तसल्ली नहीं पाता था, इतनी गहरी बात कर देगा, वो भी इस कदर संजीदगी से। और रैना ने सोचा वो क्या बताए, किस किस्म का आदमी, वो उम्र, मुआशरती रुतबे, शक्ल सूरत के जिस मकाम पर खड़ी थी वहाँ तो बस शुक्र अदा करना रह जाता कि वो अब भी पसंद कर ली गई है और घर बस जाएगा। दादी की बेचैनी को करार आ जाएगा। दादी जो बहुत खुश थी, बेहद बेहिसाब। ये हकीकत थी कि नाज़नीन के बेटे से नूरैन का रिश्ता कर देना, ये ख्वाहिश करना एक क्यासों के आफा था कि यूँ भी हो सकता है या अगर हो जाए। तब रैना ने इस बात को उनकी खुशगुमानी के खाने में डाल दिया था मगर वो हैरान रह गए जब नाज़नीन ने अपनी आमद के साथ ही नूरैन का माथा चूमते हुए कुछ इस किस्म के रवायती जुमले बोले जो दादी की उम्मीदों पर पूरा उतरते थे। दादी ने चमकती जताती निगाह से ऐना को देखा था। ऐना ने निगाहें झुका ली थी। दादी का एतमाद और जोशो खरोश हद से सवा हो गया और इसके बाद किसी चीज़ की गुंजाइश बचती ही नहीं। मतवक्का मंगेतर तल्लत घर के अंदर ही होता था। ऐना ने कोई घूंघट नहीं काढ़ा था। वो अपनी रूटीन के फ़राइज़ अंजाम देती। फिर रमज़ान के बायस वैसे भी हर शय बड़ी स्लो मोशन में हो जाती है। हाँ वो तल्लत को आता जाता देखकर एक पल को खामोश ज़रूर होती थी या एक सरसरी सी नज़र डालकर दोबारा मगन, और ये सरसरी नज़र ही बताती थी किसी हद तक बेजार मगर मुरव्वत में बंधा शख्स जो हमा वक्त एक बहुत बड़ी स्क्रीन वाले जदीद मोबाइल के साथ लगा रहता। दादी बड़ी मोहब्बत से उसे लेकर बैठती थी। जवाब इतने मुख्तसर होते अमूमन हूँ हाँ के दादी को बात बराए बात में शदीद परेशानी होने लगती। गुफ्तगू तो तभी बढ़ती है ना जब वाहम की जाए। अब एक ही बोले तो बात नहीं बनेगी। शख्सियत भी तभी खुलती है जब ख्यालात का इजहार किया जाए। जबकि दादी ने ये तक बड़ी मुश्किल से जाना था कि वो खाने में सबसे ज़्यादा शौक़ से क्या खाता है। किसी को माइल करने के लिए पहले कायल करना पड़ता है, मतवज्जे करना पड़ता है। आपा को ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई जबकि इधर ज़रूरत थी ही नहीं। मौसूफ़ ने तो सोनी तक को हूँ हाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया था और वो दोनों कौन सी लगी लिपटी रखते थे। दादी को जता दिया। इतने चुप, अकड़ू और अजनबी सर्द आंखों वाले आदमी को भाई बनाना मुश्किल काम है, को जाके दूल्हा भाई। दोनों के पास पूरी एक लिस्ट थी जिसके मुताबिक उन्हें ये शख्स अच्छा लगा ही नहीं था मगर दादी, उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में दोनों को झाड़ दिया था। अरे अमरीकी है वो, अमरीकी। तुम्हारी हमारी तरह बातों के चस्कोरे होते ये अमरीकी तो आज इतनी तरक्की कर लेते। नहीं ना, यानी अमेरिका की तरक्की का राज चुप रहने बल्कि गुमसुम रहने में। इतना प्राउड तो ओबामा भी नहीं होगा जितना कि। तो फिर ये तय हुआ कि आपा को शादी के बाद दो काम करने होंगे। दो काम? सोमी समझा नहीं। अपने हिस्से का तो बोलेंगी, दूल्हा भाई के हिस्से का भी बोलना पड़ेगा। इस नुक्ता दानी पर दोनों भाइयों ने हाथ पर हाथ मारा और दादी का नाराज़ हंकारा सुना। तो जब बात यहाँ तक पहुँच जाए तो फिर सवाल क्या मायनी, मगर मैं उनसे शादी कर लूँगी सोनी। ऐना सोचो से उभरी तो फैसला सुनाया जिसने दोनों को चौंका दिया। ओहो, वो तो आप करेंगी ही। आप सिर्फ ये बताइए कि आप कैसे आदमी से शादी करना चाहती हैं। मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। तो अब सोच लें, ये कौन सा मुश्किल काम है। और देखिए, हमें बहलाने की कोशिश ना करें, हम सब जानते हैं और हमें शरीके राज करके आप घाटे में नहीं रहेंगी। और भाइयों के लहजे में कुछ था। ऐना बोलना शुरू हो गई। उसने कभी महल गाड़ियों के ख्वाब नहीं देखे थे और रिश्ते अपने जैसों में तय करना चाहिए। एक अजनबी शख्स, अजनबी माहौल, सब कुछ अजनबी। वो रेवड़ से बिछड़ी बकरी न बन जाए, 7 समंदर पार। और वो अपनी दादी और बिलखसूस छोटे भाइयों को छोड़कर शादी के नाम पर इतना दूर बसना ही नहीं चाहती थी। तो आप उस आदमी की क्वालिटी बताइए जिससे आप शादी कर लेंगी खुशी खुशी। सोनी का सवाल हनूज जवाब का मुंतज़िर था। एक आम सा आदमी सोनी, इसी शहर, मोहल्ले, गली का रहने वाला, देखने चलने फिरने बात करने में हमसा ही हो, मेहनत और जद्दोजहद वाली ज़िंदगी जिसमें दोनों बराबर के हिस्सेदार हों। 2 आंखें मगर ख्वाब एक, जहन 2 मगर सोच एक।
एक ही दस्तरखान पर एक ही रोटी के इकट्ठे टूटते नवाले, एक प्लेट का सालन, ये नहीं कि अलग से मेज़ कुर्सी रख के अजनबी नामों और अजनबी जायकों वाले खाने खाता शख्स। ऐसी अजनबियत में ज़िंदगी कैसे गुजर सकती है? आपको नूडल्स और स्पैगेटी खाने पे एतराज़ है आपा? सोमी ने हैरान होकर पूछा। तलत साहब ने दादी के खानों की सारी फहरिस्त को मुस्तरद करते हुए एक बड़े सुपर स्टोर से सब डब्बा पैक खाने पैक कर दिए थे जो वो खाना पसंद करते थे। बात नूडल्स या स्पैगेटी की नहीं है, बात उस अजनबियत की है जो इस अमल से हम सबको महसूस हुई। वो सबसे अलग बैठकर कुर्सी टेबल पर मज़े से खा रहे थे और हम सब नीचे ज़मीन पर। क्या यूँ अच्छा लगा था कि सारी भूख ही उड़ गई। रियाया पर की जाने वाली सूरत हाल बन गई थी। वो अमेरिका में पैदा हुए हैं आपा, सारी ज़िंदगी वहीं गुजारी, वो वहाँ का हिस्सा है तो उनका तर्ज ज़िंदगी भी तो वैसा ही होगा। सोमी ने मामला फहमी का मुजाहरा किया। मुझे इस बात पर एतराज़ नहीं, मगर वो अपना मुंह बंद रख ले, खामोशी से खा भी तो सकते थे। मेरे नज़दीक तो ये बुराई नहीं, ये तो बल्कि साफ गोई हुई मुरव्वत में आ जाते तो भूखे न मरते। सोमी बहुत संजीदगी से हर एतराज़ की वजाहत दे रहा था। ऐसी साफ गोई किस काम की जो दूसरों का दिल तोड़ दे? मैं ऐसे बदमज़ा तेज़ मिर्च वाले हैवी खाने खा ही नहीं सकता। मॉम प्लीज़ मुझे ब्रेड में सलाद रख दे। आपा ने नकल उतारी। आपको इस बात का गुस्सा है कि उन्होंने आपके खानों की बुराई की? सोमी का ये बचकानापन था। उन्होंने खानों को चखा तक नहीं। ऐना ने तेज़ी से हकीकत बयान की। आप तो सारे खाने अच्छे बनाती हैं आपा, आप उनके फ्लेवर के हिसाब से बना देना। सोनी ने आसान हल पेश किया। रहने दो। ऐना इस बहस से उकता गई। मुझे कुछ नहीं करना, और अगर सीधी बात सुनना ही चाहते हो तो वो तो फिर यही है कि मुझे ये आदमी पसंद ही नहीं आया। तो ठीक है, हम दादी से कह देते हैं आपको शादी नहीं करनी, सोनी ने पुरसुकून अंदाज में कहा। शुक्र बहस नतीजा खेज साबित हुई थी। हाँ, आपा ने सोनी का हाथ पकड़कर रोका। मबादा अभी जाकर ऐलान कर दे। पसंद ना आने के बावजूद मैं शादी करूँगी। ऐना का लहजा कतई था। मगर क्यों? सोमी के अंदाज में एहतजाज था। हाँ आपा, फिर भी, सोनी ने भाई की तायद की। तुम्हें पता है मेरा आखिरी रिश्ता 3 साल पहले आया था। आपा की आवाज़ साफ थी। रिश्ते वाली अम्मा सैयदा 2 साल तक उस रनवे का रिश्ता ले आई जिसके 4 बच्चे और बेहद अच्छा और खूब कमाता, नमाज रोज़े का पाबंद। फिर भी 2 साल से उसे रिश्ता नहीं मिला और अम्मा सैयदा कहती मेरे लिए वो बेहतरीन वर है। और लोग तो ये भी कहते हैं, दादी नेमत आरा जानबूझकर पोती को नहीं ब्याहती कि इस बुढ़ापे में उन्हें चूल्हा चौका करना पड़ेगा, और जो शादी की उम्र थी इसमें तो ऐना भाइयों को पाल रही थी। आप अभी बिल्कुल यंग हैं आपा। सोनी की आवाज़ अचंभे से भरपूर थी। और दिन भर मुझसे यूं ही बिला वजह लड़ती झगड़ती दादी रात को सजदे में गिरकर इतना रोते हैं कि जाए नमाज भीग जाती है। हमारे मुआशरे में बेटी के रिश्ते के लिए खुद से पैगाम नहीं भिजवाते। दादी ने पूरे ख़ानदान में जाकर खुद अपने मुंह से कहा। नाम नेहाद रिश्तेदारों को बिला वजह घर बुला बुलाकर मेरे हाथों के खूब जायकेदार पकवान खिलाए, मुझसे दुपट्टे कढ़वा कर कुरैशिया बनवा कर लड़कों की माँ दादियों को भेजे। मगर क्या हासिल हुआ? जब उन लड़कों की शादियां कहीं और तय कर दी गई तो मुझे बरी के जोड़ों पर कुरैशिया और कमीज़ों पर कढ़ाई करवाने के लिए भेज दी गई कि आपकी पोती के हाथ में बहुत सफाई है। ऐना को पता नहीं चला कब गालों पर आंसू बहने लगे थे। दुनिया स्टेटस देखती है, या तो लड़की के अब्बा मिल ऑनर हो या भाई बड़े ओहदों पर, या फिर लड़की खुद ब्लैंक चेक जैसी हो। खाली सलीके को कौन पूछता है? अच्छे खाने बनाने के लिए कुक रख सकते हैं, कढ़ाइयाँ सिलाइयाँ करने को दर्जी है ना। ऐसे में यतीमों बेआसरा लड़की को अपने साथ क्या लाएगी? इसलिए मेरे भाई, मैं ये शादी ज़रूर करूँगी। ये तल्लत जैसे भी हैं मैं गुजारा कर लूँगी, वहाँ जाकर कमाना पड़ा तो कमा लूँगी, खूब मेहनत करूँगी। बल्कि मैंने तो ये भी सोच लिया, जब वहाँ सेट हो जाऊँगी तो तुम दोनों को भी बुला लूँगी, फिर खूब पढ़ना और पैसे कमाना, अमीर हो जाना। आपा ने बहुत संजीदा दुखी बातों को मजाक का रंग दिया और सोनी को अमीर हो जाने की खुशखबरी सुनाकर मुस्कुरा देने की ख्वाहिश में गुदगुदाया। मगर बस मैं दादी से कह देता हूँ इन मेहमानों को मना कर दे, हमें नहीं करनी ये शादी। शादी तुम्हें नहीं मुझे करनी, और मैं राज़ी हूँ, समझे? ऐना ने लहजे को बर्दाश्त कर लिया। चल, हमें पहले की किसी बात का शायबा तक ना था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ किया भी नहीं। अब तुम यहाँ से उठो। रोज़े में मुझे इतना बुलवाया तुमने, अफ्तारी का एहतमाम करना है। फ़ायदा? उन तलत भाई ने कौन सा रोज़ा रखा? आंटी के पास भी बीमारियों की पूरी लिस्ट है। सोमी ने मुँह बनाया। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों का तो रोज़ा है ना। आपा ने सोमी की नाक दबाई। बोलो क्या खाओगे? अब सोनी से पूछा। सोनी ने इस टॉपिक पर यकीनन पहली बार इतनी तफसीली गुफ्तगू की थी, बाकायदा बहस, मुहासबा और नतीजा भी। मगर दीवार के उस पार जैन को इस सारी बातचीत में कोई नयापन महसूस नहीं हुआ था, या फिर ये कि उसकी सुई एक पॉइंट पर आकर रुक गई थी। सोनी और सोमी और आपा, चंद एक जुमलों के फ़र्क से जैन और जैन की अपनी आपा
जैन को लगा जैसे किसी ने सालों पहले की एक फिल्म रिवाइंड करके चला दी हो। हाँ, ये खुश आइन बात थी कि नई कहानी के अंजाम का सफ़ा अभी खाली था। उस वक्त रद्दो बदल की गुंजाइश थी, जबकि पुरानी कहानी इख्तिताम पजीर हो चुकी थी। आखिरी रेल चल रही थी, वो कहानी जो अज़ैन के घर से शुरू हुई थी जब अज़ैन एक छोटा बच्चा था, एक हसास बहस करने वाला, 3 बहनों के बाद पैदा होने वाला बेटा। हाँ, बाद में अज़ैन की 2 बहनें और 2 भाई और भी पैदा हुए, मगर अज़ैन ही था। अज़ैन के वालिद एक गारमेंट्स कंपनी में डेली वेजेस पर काम करने वाले आदमी, जिनकी ज़िंदगी ओवर टाइम के घंटों को गिनते हुए यूं गुजर रही थी जैसे किसी नलके से बेआवाज़ रास्ता पानी बज़ाहिर टूटने की कसी हुई लगती है, मगर दरअसल सब ख़त्म हो रहा होता है। जहन की अम्मी सिलाई करके आमदनी बढ़ाने, कुछ सहूलत हासिल करने और शौहर का बोझ कम करने की ख्वाहिशमंद एक मुखलिस जफाकश साबिर औरत। जैन की नानी जो बेवा हो जाने के बाद बहू के नारवा रवैये से आजिज़ आकर एक रोज़ बस यूं ही न जाने कहाँ जाने के लिए घर से निकल खड़ी हुई, ये सोचकर कि अब दोबारा बेटे के घर कदम नहीं रखेंगी। तब जैन के अब्बू ने याद दिलाया, अपने बेटे के घर ना जाने की कसम खाइए, बेटी के घर आकर रहिए। नानी को करंट लगा। ओई, इस उम्र में अपनी तू करवा लूँ। बेटी का घर, कोई बेटी के घर भी आकर रहता है, दुनिया जीने ना देगी। तौबा करो तौबा। आप बेटी के घर आकर रहेंगी तो दुनिया यकीनन बातें करेंगी। आप भतीजे के घर आकर रहिए। किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं कि मुंह से भाप भी निकाले। अगर आज आपके भाई मेरे अब्बा जिंदा होते तो उनके पास जाती। आय हाय, नानी ने होका भरा। वो तो जब मुझे हाथ पकड़ कर ले आता, बल्कि मुंह बांध और हाथ बांध के। नानी को भाई की मोहब्बत और मान याद आ गया। अच्छा, और ये जो घर है जो अब मेरा और मेरे बच्चों का है, ये किसने बनाया था? किसने बनाना था? आबाई घर है मेरा, अल्लाह इसकी रौनक बरकरार रखे। नानी जोशीली सी हो गई। अब आप कुछ नहीं बोलेंगी फुप्पो। नानी कारगुजार थी। वो चंद दिनों में यूं घर का हिस्सा बन गई जैसे हमेशा यहीं तो रहती थी। और फिर वो दिन आया जब वो घर का जुज़ु लानिफिक बन गई कि सिलाई मशीन पर झुकी, खांसती, आंख साफ करती अम्मी ऐसे ही खांसते खांसते दम दे गई। बहुत बड़ा सदमा, मगर झेल लिया गया। बहुत बड़ा खला, मगर नानी ने यूं पुर कर दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बच्चों की तरबियत, बावर्ची खाना, रोटी हांडी वो किसी जफाकश तनोमंद माँ की तरह करती थी। फिर बेटी की छोड़ी सिलाई मशीन संभालने की कोशिश की, मगर ये मुश्किल काम था। बुढ़ापा आड़े आ गया। हिम्मत जवान थी, मगर कमर और नज़र ने साथ देने से साफ इनकार कर दिया। पहली बार एहसास हुआ कितने बहुत सारे खामोश खर्चे थे जो इस सिलाई मशीन ने उठा रखे थे, और अब मुंह फाड़ कर बोलने लगे थे। और इससे पहले कि चिल्ला उठते, मशीन पर जैन की आपा जैनी बैठ गई। वही तख्त, वही मशीन के चलने की आवाज़। बज़ाहिर कुछ नहीं बदला था, मगर जैन को आपा का वहाँ बैठना खुलता था। वो उसे अपने साथ लिपटाकर सुलाती थी, पढ़ाती थी और खिलाती थी। अब इतनी मसरूफ़, तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाओगे तो मशीन छोड़ दूंगी। और जैन को पढ़ने का और कुछ बनने का शौक़ था। उसे ये शर्त मुश्किल ना लगी। आपा की मशीन चलती रही और वो इम्तिहानात में पोजीशन लाता रहा। उसे क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, क्या किताब लेनी, कोई कोचिंग, बस आपा को सरसरी सा बता देता और वो चीज़ हो जाती थी। आपा से छोटी वाली दोनों बाजियों की शादियां भी हो गई। आपा मशीन चलाती रहे। जैन का हर कदम कामयाबी की जानिब गामजन था। छोटे बहन भाई प्राइवेट स्कूलों में ज़ेरे तालीम थे, और एक ऐसा वक्त जब वो कामयाबियां समेट रहा था। अब्बा के झुके कंधे और नानी के सजदों की तवालत और हो के वो और वजीफ़े। वो हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ बन गई और अब्बा हार्ट पेशेंट। बस आप मरीज़ को टेंशन से दूर रखिए। टेंशन इसी तरह के मरीज़ के लिए ठीक नहीं। बस मरीज़ को खुश रखिए, मरीज़ टेंशन न ले। दोनों जानिब के डॉक्टर्स की सबसे अहम हदायत यही होती। आखिर किस चीज़ की फ़िक्र व परेशानी है? आपको आए दिन ज़बान के नीचे गोली रखनी पड़ती है, और नानी आपका बीपी हर बार डेंजर जोन में होता है। अब किस चीज़ की फ़िक्र नानी? मेरी तालीम मुकम्मल होने वाली है, फिर जॉब, मुश्किल वक्त तो कट गया ना। जैन का लहजा तसल्ली और यकीन से भरपूर था, मगर नानी संभलने की बजाय बुरी तरह से बिखर गई। कौन कहता है मुश्किल वक्त कट गया? वक्त तो ठहर गया जैन। वो फट पड़ी थी गोया, और फिर जब बोलना शुरू हुई तो जैन सिर्फ हैरान था। ये इतनी सामने की बात कैसे ओझल रह गई? नानी अपनी कहकर उस रात हल्का फुल्का होकर सो गई। शायद बोझ उतारा, और नंगी चारपाई पर बाजू के तकिए पर सर रखे जैन आसमान को देखता था। कभी कभार अब्बा के खांसने की आवाज़ आ जाती। 2 छोटी बहनें एक ही चारपाई पर गहरी नींद में गर्क हल्के हल्के खराटे ले रही थी, बेफिक्र पुरसुकून नींद। दोनों छोटे भाई छत पर सोए थे। अगर नींद भी किस्मत में लिखी होती और आराम भी, तो वो तो अज़ैन को आज पता चला आपा की किस्मत में नींद कितनी कम लिखी गई थी। और आराम, उसने तो कभी नहीं देखा था आपा को आराम करते हुए। वो काम काम और बस काम की अमली तफसीर थी। और सोते भी, हाँ, वो सबके सोने के बाद न जाने कब सोती थी, और सबके उठने से पहले यकीनन उठी होती थी।
और क्या पता जैन ने करवट बदली, सोती भी थी या नहीं। तख्त पर आपा की सिलाई मशीन ज़रा सिरकी पड़ी थी। मशीन में कपड़ा अब भी लगा था। अधखुली कैंची और दीवार की तरफ रुख मोड़े, कोहनी पर बाजू टिकाए सोती आपा। वो आम शक्ल सूरत की है, उसकी उम्र ज़्यादा हो गई है, इससे छोटी बहनों को ब्याह दिया गया। और सबसे बड़ा ऐब अब ये भी है कि इन सब बातों के बावजूद अगर उसे कोई ब्याहता भी है तो गरीब बाप क्या दे सकेगा जहेज़ के नाम पर। इसलिए जहन ज़हीन था, पढ़ाकू, लेकिन इस मामले पर उसने कभी सोचा ही नहीं था। हाँ, आपा की शादी तो सबसे पहले होनी चाहिए थी। उसे अब ख्याल आया, जहेज जमा हो जाएगा नानी, और ये आम शक्ल सूरत क्या होती है, इतनी प्यारी हैं आपा। जाहिर है ये जुमले एक भाई की बहन के लिए मोहब्बत है। नानी नफ़ी में सर हिलाती रही। कौन करेगा जहेज जमा, न जाने कितनी कमेटियां भरती हैं और सब की सब ले चुकी है, और जो नहीं लेगी उसका हिसाब पहले जोड़ चुकी है। तुम्हारी फ़लाँ फीस, छोटों का कॉलेज में दाखिला, बहनों के लिए फ़लाँ ढिमका, और अब्बा की तनख्वाह। जैन ने पूछा, इस तनख्वाह से तो बस सब लोग 3 टाइम रोटी खा पाते। सीधी और साफ बात तो यही है कि तुम सब बहन भाइयों की पढ़ाइयाँ जैनी की सिलाई का एक एक टांग का है। तो आप इंतज़ार करें नानी, मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने वाली है। नानी उछल पड़ी। अरे कितने आराम से कह दिया इंतज़ार कर लूँ। नानी ने उसकी कम अक्ली पर मातम किया। शादी ब्याह की एक उम्र होती है बच्चे, अब ये रिश्ता जो आया है इसे भी गनीमत जानो। बीवी से बनी नहीं तो उसे फारिग कर दिया, अब घर में एक बाप बेटा ही बचे। जैनी मोहब्बत वाली है, संभाल लेगी। आपा किसी और का बच्चा क्यों पालेंगी? किसी का क्यों, अपने शौहर का होगा। नानी सब सोच चुकी थी, मगर नानी जैन को पहली बार बात समझ में आने लगी। वो अपनी पढ़ाई की दुनिया में मगन, अपने मकसद के पीछे दौड़ने वाले जैन को अंदाज़ा ही ना हुआ कि आपा उन सब के लिए क्या कर रही हैं, या फिर वो इतनी गहराई में कभी गया ही नहीं। जैन तू बात करना बच्चे जैनी से, उसे समझा और कायल कर ले, तेरी तो वो बहुत सुनती है ना। नानी को एक और हल सूझा और जैन ने हामी भर ली। हाँ, आपा उसे इनकार नहीं कर सकती हैं, मगर मुझे शादी करना ही नहीं है भैया। आपा ज़मीन पर घुटनों के बल झुकी, किसी गुलाबी कपड़े पर चाक से लगे निशानों पर कैंची चलाते हुए मगन थी और उसे यूँ पिचकारते अंदाज में मुखातिब कर रही थी जैसे किसी बच्चे को बहला रही हूँ। शादी नहीं करनी, मगर क्यों? जैन ने हैरत से पूछा। बस। आपा अब कपड़े पर काटने के नए निशान लगा रही थी। बस का क्या मतलब है? शादी की एक उम्र होती है जैन। आपा की आवाज़ बहुत मध्यम थी। और मेरी वो उम्र गुजरे भी, एक उम्र गुजरी। जी? जैन हैरान रह गया। उम्र गुजर गई कब? वो मेरा जहेज था जो मैंने मंजली को दे दिया था। आपा बहुत आहिस्तगी से बोल रही थी। आवाज़ में मलाल नहीं था, मगर बस जैसे उन्हें याद करने में कुछ मुश्किल हो रही थी। और ये 12 साल पहले की बात है, और वो तमाम चीज़ें भी नानी ने मेरे नाम से जमा की थी जो बेला को दे दी गई। आपा ने खुद से नंबर 3 वाली का जिक्र किया। और ये 10 साल पुरानी बात है, और अब दोनों के बच्चे मेरे कंधों से ऊपर हैं। तो आपने ये बात उस वक्त क्यों ना कही जब ये साल गुजर रहे थे, पढ़ते जाते थे? जैन बहुत देर बाद सदमे से उभरा तो चिल्ला उठा। इतना वक्त मिला ही नहीं। आपा अब किसी कपड़े को हाथ से शाने की लंबाई तक से नाप रही थी। तुम लोगों की पढ़ाई, तुम लोगों का मुस्तकबिल, इस सब ने कुछ सोचने दिया ही नहीं। तो ये पहाड़ सी ज़िंदगी अब आप किसके सहारे गुजारेंगी? जैन के मुंह से अचानक निकल जाने वाला ये जुमला नानी का था, मगर कपड़ा नापती आपा का हाथ जहाँ का तहाँ रह गया, चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखें नम हो गई। बड़ा चुभता सवाल था और उसका जवाब, मेरी ज़िंदगी अब पहाड़ जितनी बची ही कब है भैया? तुम नहीं रखोगे मुझे अपने साथ? आपा के जुमले दिल चीर देने, कलेजा शक कर देने वाले, या फिर कुन छरी से ज़िबा करने जैसे थे, मगर उनका मुस्कुराता चेहरा और उम्मीद भरी आंखें, और यही वो पल था जब जैन को एहसास हुआ आपा क्या थे और उनके लिए क्या करती रही थी पूरी ज़िंदगी, पूरी जवानी। ना कोई गिला ना मलाल, बस एक सवाल, और ऐसा सवाल, आह आपा। वो बिजली की फुर्ती से उठा था और आपा को खुद से लिपटा लिया, खुद में भींच लिया, उनके माथे के बोझ से लिया और हाथों को होंठों से लगा लिया। मेरा सहारा आपा, लिए ये मेरे हाथ रखे हैं। उसने अपनी हथेलियाँ ज़मीन पर सीधी रखी। आप इन पर अपने पैर रखें आपा, और मेरा सहारा आपा। आपने सर पर हाथ ना रखा होता, सब कुछ होता, मगर वो ना होता जो आज हूँ। और आप सहारा मांगती, मैं तो दुनिया को आज भी आपकी आंख से देखता हूँ। आपने हमेशा दिखाया मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा, और मैंने कभी नहीं सोचा कि कैसे अच्छा है। वो जज्बाती हिजानी कैफियत के ज़ेर असर था। लेकिन अब बस बहुत हो गया, मज़ीद नहीं। क्या करोगे तुम बेवकूफ़? आपा ने गाल पर हल्का सा थप्पड़ लगाया। तुम्हारे पढ़ने के दिन है भैया। पढ़ने से मना नहीं कर रहा आपा, वो पुरज़म अंदाज से बोला, मगर अब बेखबरी और लापरवाही से नहीं जीऊँगा। वो खड़ा हो गया था, और ये वाकई अपने पैरों पर खड़ा हो जाने का वक्त था। ए है ना, मैं क्या कह रही थी कि दादी के जुमले के पेशे लफ्ज़ से अंदाज़ा हो रहा था वो कोई बहुत ही ख़ास बात कहने वाली है, वरना दादी और तमहीद, हिचकिचाहट। कहिए दादी, मैं सुन रही हूँ। ऐना की आवाज़ से मसरूफ़ियत का अंदाज़ा हो रहा था। वो सोमी सोनी के कुर्तों पर कढ़ाई के लिए छापा लगा रही थी। कब तक बन जाएंगे ये कुर्ते? दादी ने छापा लगे कुर्ते को उठाकर 27 से देखा।
जल्द ही बन जाएंगे दादी। वो मैं कह रही थी एक कुर्ता तलत के लिए भी काट देती, नई नई रिश्तेदारी बन रही है। वो हमारे पुराने रिश्तेदार हैं दादी। ऐना ने निगाह उठाकर देखा। अरे हाँ, पर अब तो रिश्ता बदल रहा है ना, और फिर वो मेहमान भी है, तो मेहमान को तो तोहफा देना यूँ भी अच्छी बात होती है, और फिर उससे ये भी तो पता चले मेरी ऐना कितनी सलीका शुआर है। दादी शुरू हो गई थी। मैं अमेरिका जाकर कढ़ाई फ्रेम लेकर बैठूंगी, ऐना ने टोका। ओहो, बीच में टोका मत करो, पूरी बात सुनो, दादी ने रोब से कहा। अच्छा, अभी बात पूरी नहीं हुई। हाँ हाँ, मैं चाह रही थी तुम भी पार्लर वाली जाकर वो जो लड़कियां मुँह पर करवाती हैं करवा लो, वो फिशल विशल रूप खिल उठेगा। वैसे तो माशाल्लाह सूरत बड़ी प्यारी है। दादी, आपके बकौल नाज़नीन आंटी और उनके बेटे तो मुझे पसंद कर ही चुके हैं, तो फिर हाँ हाँ बिल्कुल, मगर मैं कह रही थी ईद भी है, फिर मैं ईद पर ही रस्म करना चाह रही हूँ। एक तो क़यामत की गर्मी, अल्लाह अपने बंदों पर रहम करे, इस मोए सूरज ने तो झुलसा देने की कसम खा ली। ऊपर से लोड शेडिंग, रंग भी दब गया और गर्मी दानों की सुर्खी भी माथे थोड़ी पर आ गई है। फिर सुबह शाम चूल्हे के आगे भी खड़ा होना पड़ता है, तो मैं इसीलिए कह रही थी, दादी ने वजाहत पेश की। अपना काम रोककर तसल्ली से दादी को सुनती ऐना ने ठंडी सांस भरी। मैं घर ही में बेसन, दही और मुल्तानी मिट्टी लगा लूँगी दादी, आपा ने ठहरे लहजे में कहा। खामखा में इतने पैसे ले लेगी वो पार्लर वाली, अभी सोनी के ईद के जूते भी लेने बाकी हैं। मगर है ना, दादी ने कुछ कहना चाहा। दोनों को तो पैंट शर्ट लेने का शौक़ है, वहीं इतनी महंगी आई कि सारा बजट ख़राब हो गया। ये बने बनाए कड़े कुर्ते इतने महंगे मिल रहे हैं कि हाथ लगाते डर लगे, सो मैंने सोचा कि खुद ही कुछ कर लूँ। आपा ने तफसीली जवाब दिया था। तुम कौन सा जोड़ा पहनोगी ऐना ईद पर? दादी को अचानक ख्याल आया। ऐना चौंकी। अभी कल ही तो बाज़ार में एक आतिशवी गुलाबी जोड़ा पसंद करके आई थी, पर 2500 कीमत थी। उसने तो 1500 बड़ी मुश्किल से किए थे और दिल को राज़ी किया था कि इस बार वो ले ही लेगी एक 1500 वाला जोड़ा। मगर अब खुद पर खर्च करने से पहले जान जाती थी। 1000 बार सोचती थी कि इन पैसों से और क्या क्या किया जा सकता था, और हमेशा दूसरी चीज़ें जीत जाती थी। इस बार भी यही हुआ। खुद पर खर्च करने वाली हिचकिचाहट से जान छूटी। सीधा सीधा कल बाज़ार जाती और तलत के कुर्ते के लिए कपड़ा ख़रीद लाती। जान छूटी। और आपके ईद के कपड़े आपा? सोमी ने पूछा था। दोनों आज ईद के लिए जूते खरीद कर ले आए थे। पैंट शर्ट पहले ही आ चुकी थी। दोनों खुशी से निहाल थे। सोनी ने तो डॉन स्टाइल के सन ग्लासेस भी खरीदे थे। सोमी को रेस्ट वॉच का शौक था। अपनी शॉपिंग को देख देख कर दिल ही न भरता था। तभी आपा ने कढ़ाई वाले सफ़ेद कुर्ता शलवार भी सामने रख दिए। अल्लाह आपा, 2-2 सूट! सोनी को यकीन न आया। अब इन चीज़ों को समेट लो, देख देख कर ही मैले कर दोगे। आपा को अब अफ्तारी बनाना थी। दादी नाज़नीन आंटी के साथ किसी रिश्तेदार के घर गई हुई थी, और वो मौसूफ तलत साहब तो सुबह के गायब हुए, कहीं रात को लौटते और ज़्यादातर खाए पिए होते। सो सारे मज़े नाज़नीन आंटी के होते, जो जी भर के खाती, ठहर ठहर कर खाती। नाज़नीन आंटी के अलावा अगर किसी के मज़े थे तो वो सोनी के थे, जो हर रोज़ एक नया जायका चखते और आपा की तारीफ़ें करते। आप आज क्या बना रही हैं आपा? सोनी फ्रिज से निकले सामान को किचन के नज़दीक टेबल पर रख रहा था, जबकि सोमी बड़ी एहतियात से कपड़े संभाल रहा था। मूंग की दाल के समोसे, चिकन वेजिटेबल रोल और शाही टुकड़े स्पेशल हैं। बाकी वही रूटीन की चीज़ें होंगी। अब मसाला बना दे, मैं समोसे और रोल भर दूंगा। सोनी ये काम शौक से करता लेता था। और तुम शाही टुकड़े अच्छे से सजा दोगे? आपा ने सोमी को देखा, मगर सोमी का ध्यान कहीं और था। उसने अजीब सी निगाहों से आपा को देखा, फिर शॉपिंग के ढेर को। और आपके ईद के कपड़े आपा? सोमी ने पूछा, और सब्ज़ी का शॉपर अंदर ले जाती ऐना रुक गई। मैं ले लूँगी, अभी तो काफ़ी दिन है, लापरवाही से कहा। आखिरी अशरे में तो आप घर से निकलती ही नहीं। थोड़ी देर को निकल जाऊँगी, एक सूट ही तो लेना है। आपा ने सरसरी लहजा इख्तियार किया। आपा, सोनी के अंदाज में तनबीह थी। साफ साफ बात करें, आपने वो पैसे खर्च कर दिए हैं। वो दादी ने कहा कि एक कुर्ता शलवार और भी काट दूँ तो? और तल्लत भाई के लिए? सोमी ही बोला। आपा ने जवाब की बजाय सर झुका लिया। आपा, आखिर आप सबसे आखिर में खुद को क्यों रखती हैं? सोनी ने गोया सर पीटा। मैं बना लूँगी, आपा ने तसल्ली करानी चाहिए। आप हमेशा यही करती हैं आपा, हम जानते हैं। सोमी को कड़े गड़े मुर्दे उखाड़ने में भी महारत हासिल थी, और बात हो आपा की कोताहियों की तो उसकी यादाश्त में सब तरतीबवार तारीख और सन के साथ दर्ज था। अच्छी बोटियाँ हमें दे देती हैं, खुद मिसाले से लगा लगा कर खाती हैं। हमें दूध पीने के लिए देती हैं और खुद। सोमी प्लीज़, आपा ने टोका। भाई ठीक कह रहा है, आप हमेशा ऐसा ही करती हैं। हम आपको बचपन से जानते हैं आपा, वो भी अच्छी तरह से। सोनी कुछ सुनने को तैयार नहीं था।
जब तक लाइलमी थी ठीक था, मगर अगली सुबह ही से जैन के दिमाग में एक नया आगाज़ था। अब्बा जिस कंपनी में सारी ज़िंदगी डेली वेजेस थे वो पक्के तो नहीं हो सके थे, मगर कुछ अफसरान की नज़रों में अच्छी जगह ज़रूर रखते थे। जैन ने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। उसने रात की शिफ्ट में मुलाजमत शुरू कर दी। रात में चंद घंटे सोने का मौका मिल जाता था। सुबह कॉलेज, फिर उसने शाम को 2 घंटे के लिए 2 लड़के ट्यूशन के लिए पकड़ लिया और घर के बाहर कोचिंग सेंटर का बोर्ड लगाकर एक पूरा कमरा क्लासरूम में बदल दिया। खुशकिस्मती से छोटे चारों बहन भाई लाइक, फाइक और ज़हीन थे। उन्हें ये नई मसरूफियत बहुत पसंद आई। जैन ने कुछ ख्वाब उनकी मुट्ठी में थमाए, कुछ उम्मीद के जुगनू, थोड़ा सा एहसास, जिम्मेदारी। अपना बोझ अपने कंधों पर जैन ने बताया अपन ने अपना आप त्याग कर उन्हें एक शाहाना ज़िंदगी दी थी, और तब तक तो ठीक था जब तक वो अपना बोझ नहीं उठा सकते थे। अब जबकि वो उठा सकते थे और हकीकत से बाखबर हो चुके थे, तो फिर भी क्यों? सब लापरवाही में जी रहे थे, मगर अब और नहीं। इधर दाएं जानिब अपनी चारपाई पर पैर लटकाए, कमीज़ उतारे, शानों पर गीला तौलिया रखे, खुद को गर्मी से बचाने की कोशिश करता जैन सोच रहा था वो अपनी आपा से मोहब्बत में शायद सोमी सोनी से ज़्यादा ही हो, अगर जो किसी पैमाने में मोहब्बत को नापा जाए। लेकिन अगर कोई ये पूछता कि वो अपनी आपा की आदत, पसंद नापसंद, खुशी गमी के बारे में कुछ बताए, तो उसके पास इस चीज़ का जवाब नहीं होता। उसे कभी पता ही ना चला, और उसने खुद को बहुत बाकमाल माना था जब उसने सही वक्त पर फैसला करके आपा को बिला वजह की जिम्मेदारियों से दूर कर दिया, उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर दी। यहाँ तक कि जब उसे मुलाजमत मिली तो भले से वो फिल्मी अंदाज था, मगर उसने घर में दाखिल होकर सबसे पहले आपा को देखा तो वो मशीन चला रही थी, गर्दोपेश से अनजान। जैन ने मशीन के घूमते पहिए पर हाथ रख दिया। बस आपा, अब मशीन और नहीं। और आपा उसकी सूरत देखती रह गई। बाद में ये बात बहुत संजीदा मायनों में दोनों बहन भाइयों के बीच हुई। मशीन नहीं चलाऊंगी तो अब और क्या करूंगी भैया? इसके बगैर तो ज़िंदगी अधूरी लगेगी। कोई नहीं लगेगी, आप और दिलचस्पियाँ ढूंढें, किताबें पढ़िए, टीवी देखिए, दोस्त बनाइए, मोहल्ले पड़ोस में आ जाया करें। आपा इतने ख्याल पर मुस्कुरा दी, ये ना कह सकी दोस्त बनाने का मौका ही ना मिला। आने जाने वाली बहुत, मगर सब सिलाई वालियाँ। किताब पढ़ने से नज़र धुंधलाती है, टीवी पर शक्ल डबल नज़र आती। सिलाई तो अब तजर्बे और महारत की बुनियाद पर करती थी। आंख बंद करके भी सिलाई लगाती तो यूँ लगता स्केल से खींची है। मज़ीद क्या दिलचस्पी? हाँ, मज़ीद दिलचस्पी को खोजने ढूंढने में वक्त गुजारा जा सकता है, मगर क्या ज़िंदगी बस इतनी सी, यूँ बेमसरफ, इतनी जल्दी? कितना मुश्किल लगता था ये सफ़र। अम्मी के बाद उनकी मशीन संभालते हुए कभी ख्याल ना था ज़िंदगी की दोसराहट मशीन ही होगी। फिर अब्बा और जो घर में सिर्फ राशन डलवा पाते थे और जेब खाली, और नानी कहती थी खुदा के ख़ास बंदे होते हैं जिन्हें वो हुनर से नवाजते हैं, अपने हाथ की मेहनत। फिर खुदा की नवाजी हुई, तोहफ़ा की हुई चीज़ों को अपनाया ना जाए, गोया इतना बड़ा कुफरान नेमत, और वो तो शुक्रगुजार फर्मा बरदार बंदी थी। भाई ने अब कह ही दिया था दूसरी दिलचस्पियाँ ढूंढें, तो उन्होंने ढूंढनी शुरू कर दी। नए बने घर को सजाने संवारने लगी। आधी ज़िंदगी गुजारने के बाद पता चला उन्हें फूल पौधे किस कदर भाते, और मिट्टी की सूंधी खुशबू, ताज़ा निकलते पत्ते, मुंह बंद कलियाँ। किसी से कहे सुने बगैर न जाने कितने ढेर गमले खरीद लिए। घर घर कम, नर्सरी ज़्यादा लगने लगा। आपा खुश रहने लगी। घर महकता था, चोटी पर मोतिया की कलियां लपेट लेती और यूं ही मुस्कुराए जाती। अपना मुअत्तिर वजूद हल्की फुल्की हो जाती और जैन आपा को देखकर खुश होता। उसने आपा को उनकी मनपसंद ज़िंदगी दे दी आखिर। और कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी ना ये सोच। उसने आखिर क्यों फ़र्ज़ कर लिया था कि उसने सब फ़राइज़ अदा कर दिया, और आपा का फ़र्ज़ तो बाखूबी छोटी बहनों की शादियां कर देगा। एक की तो मंगनी भी कर दी थी। भाई एक बाहर चला गया था, दूसरा डॉक्टरी पढ़ रहा था, एक बहन कंप्यूटर इंजीनियर बन गई थी, अपने पैरों पर खड़ी थी, और वो खुद तालीम जारी रखने के साथ साथ वो नौकरी भी करने लगा था, पढ़ा लिखा था। उसे अब्बा ही की कंपनी में अच्छी पोस्ट ऑफर हुई, मगर ये उसके ख्वाबों की ताबीर नहीं थी। ये मंजिल पर जाते हुए यूं ही रास्ते में ठहर जाने को एक सराय था जैसे। वो कोर्सेज़ करता रहा, इम्तिहान देता रहा, और बलाखिर एक दवाइयों की कंपनी में एक अच्छे ओहदे पर जा पहुंचा, मगर सफ़र रुका नहीं। अब भी एक कोर्स के सिलसिले में कंपनी से छुट्टी लेकर 6 माह के लिए कराची आ गया था, और एक दोस्त की वसाहत से किराए के किसी घर की तलाश ने उसे यहाँ पहुँचा दिया था, जहाँ पहुँचकर उसने सोचा उसे बहुत पहले यहाँ आ जाना चाहिए था। तब शायद वो आपा को और आपा की ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ पाता, और तब शायद कोई हल भी निकल आता। जबकि अब तो एक नए इम्तिहान में घिर गया था, मगर जैन अब गलती की गुंजाइश नहीं रही। वो खुद को मुखातिब कर रहा था, कुछ भी हो ऐसा कोई फ़ैसला नहीं करना जो आपा की ज़िंदगी पर बुरा असर डाले। पहले आपा, बाद में वो, और बाद ही में माया। हाँ, अब असल मसला तो माया का था ना। माया जो कि तुम अकेले भाई तो नहीं हो जैन, 2 भाई और भी हैं, वो रख लेंगे तुम्हारी आपा को अपने साथ। हाँ, 2 भाई और हैं, मगर मैं उनको भी अपने साथ रखना चाहता हूँ। एक भरा पड़ा घर माया, जॉइंट फैमिली सिस्टम होगा, और आपा घर की सरबराह। जैन ने ख्वाबों की गठरी से पहला ख्वाब निकाला और माया को 100 वॉल्ट का झटका लगा। जॉइंट फैमिली सिस्टम? आई हेट जॉइंट फैमिली सिस्टम। सारी ज़िंदगी मैंने यही ज़िंदगी गुजारी। एक सेपरेट लाइफस्टाइल मेरा ख्वाब है जैन, एंड आई एम सो सॉरी, नो कॉम्प्रोमाइज़। ये तो तुम लिख लो कहीं।
ओह चलो, इस बात पर बात की जा सकती है, मगर आपा बहरहाल मेरे साथ ही रहेंगी। जैन के लहजे का कतईपन नुमाया था। मगर क्यों? माया चिल्ला उठी। वो मेरी माँ की जगह है माया, बल्कि माँ से ऊपर अगर कोई दर्जा हो। वो गुड़िया खेलने की उम्र में हमारे मुंह में नवाले देती थी, हमें खिलाती थी, हमें पालने लगी थी। मैं उनके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। उनसे दूर जान रहने का तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जैन का लहजा मोहब्बत से गुंदा था। माएँ मर जाएं तो बड़ी बहनें ऐसे ही छोटे बहन भाइयों की केयर करती हैं। माया ने अपनी खूबसूरत सी नाक चढ़ाकर बेनियाजी से कहा। इस नामाकूल को ये खबर थी उसकी नन्ही सी नाक का यूँ चढ़ाना जैन को प्यारा लगता है। हाँ ठीक कहती हूँ, मगर क्या अब जबकि उन्हें केयर की ज़रूरत है मैं उन्हें तनहा छोड़ दूँ? ओहो, मैं इतनी देर से तुमको यही तो समझा रही हूँ। तुम्हारे और बहन भाई भी तो हैं ना, या आपा ने सिर्फ तुम्हें ही पाला? बल्कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, उनकी शादी कर दो। माया ने चुटकी बजाई। शादी? अब? वो भौंकचा रह गया। हाँ, अब से क्या मतलब है? वो इतनी भी बुढ़िया नहीं होंगी। वो मानेगी भला? फजूल मत बोलो भाई, मैंने तो एक हल पेश किया, मानना चाहो तो मानो वरना रहने दो, पर ये तय है मेरी हैप्पी फैमिली के अंदर मैं, मेरा शौहर और मेरे बच्चे होंगे बस। माया ने हाथ उठा दिया और जैन माया के खुद गर्जाना बल्कि सफाकाना ख्यालात से वाकिफ़ तो था, मगर उसने सोचा मोहब्बत करने वाले बड़े दिल वाले होते हैं। एक बार जामे मोहब्बत से घूंट भर लें फिर उम्र भर ज़बान से शीरीनी चाहती नहीं। प्यार करने वाले तो सहरा में कदम रखे तो गुलो गुलजार हो जाए। मगर माया नीम का पत्ता थी, 100 साल शहद में रख दो पर मुँह में पड़ते ही आह थू। बात आपा को साथ रखने से हटी तो दूसरा मामला ज़्यादा गमगीर था। तुम क्यों करोगे अपने बहन भाइयों को सपोर्ट? वो अब इतने बड़े हो चुके हैं कि खुद को अफोर्ड करें। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जैन ने शुक्र अदा किया। बस यही कोई 2-1 साल और फिर उनकी शादियाँ भी तो करनी है ना। हाँ तो ज़रूर करनी है, शादी हो जाएगी, मगर अभी इतनी जल्दी क्या है? शादी करने से पहले शादी की तैयारी करें जैसे हम कर रहे हैं जैन। मैंने पहले अपना करियर बनाया, फिर दिन रात मेहनत करके खुद को तंग रख के मैंने अपना बैंक बैलेंस बनाया और अब मैं शादी की बात करती हूँ। तुम मेहनती लड़की हो माया। हाँ वो तो मैं हूँ, और देखो बहनों की शादियाँ तो भाई करते ही हैं। जैन ने रसानियत से कहा। कोई नहीं, माया ने टाह की आवाज़ निकाल कर नफ़ी में सर हिलाया। मेरे भाइयों ने तो मेरी शादी का बोझ नहीं उठाया, हमारी तो जनाब सेल्फ सर्विस है। उसने अपने जुमले से हर्ज उठाया था। न जाने वो किस पर हंसी थी। खुद पर मत हंसो, जैन को दुख हुआ था। हमने खुद पर जलना कब से छोड़ दिया, बल्कि वो क्या कहते हैं दिल को जलाना हमने छोड़ दिया छोड़ दिया। वो गुनगुनाई और ज़रा सा फिल्मी बहुत नशीला अंदाज अपनाने पर वो इतनी दिलनशीन लगी थी कि जैन सब भुलाए उसे देखता चला गया। बेहद दुबली पतली नाजुक सी शानों पर झूलते रेशमी बाल जो ज़रा जुम्बिश पर चेहरे के उतराव पर रक्स करते थे, खूबसूरत कटाव वाले होंठ जिन्हें वो मुख्तलिफ रंगों से सजा कर रखती थी, और स्याह ज़हीन आंखें, मगर उन आंखों में एक बेचैनी और खोज हम वक्त रहती। बेचैन आंखें, जबकि जैन को वो बोलती आंखें लगती थी। मगर छोटी बहना ने कहा वो बहुत प्यारी है, मगर उनकी आंखों में खुद गर्जी से नज़र आती है। बल्कि अगर ये जुमला मौजू हो तो मैं कहूँगी सफाकियत सी है। उसने कह दिया जो दरअसल उसे महसूस हुआ था। अरे नहीं यार, जैन ने छोटी की अकल और आंख को भी छोटा समझकर नज़रअंदाज कर दिया। वो बहुत प्यारी है ना भाई, इसीलिए आपको कुछ और नज़र नहीं आ रहा। आपा कहती हैं आप बहुत हुस्न परस्त हैं। जैन मुस्कुरा दिया। और वो हुस्न के म्यार पर पूरी उतरती है, मगर हम सोचते हैं आपकी बीवी जो भी बने वो अंदर से खूबसूरत हो, इतनी जितने के आप हैं। मैं सिर्फ अंदर से खूबसूरत हूँ। जैन ने उसे घूरा। अरे भाई, छोटी हंसती। आप बहुत प्यारे हैं, सच में सोचती हूँ अगर आप ड्रामों के लिए ट्राई करें तो। छोटी ने आंखें मींची। एकदम स्मार्ट, डैशिंग, एजुकेटेड, हैंडसम और रोमांटिक हीरो बन जाएंगे। रोमांटिक भी? जैन ने उसे छेड़ा। हाँ भाई, आप नफरत कर ही नहीं सकते, पूरा पैकेज है आपके अंदर, हर रोल में फिट आएंगे। बस ये माया वाले मामले में आपकी अकल पर हैरत है, बाकी तो आपके नंबर पूरे हैं। छोटी ढके छुपे अंदाज में कह ही जाती थी। बहुत अच्छी और मोहब्बत करने वाली लड़की है माया। जैन दोबारा अपने किरदार में लौटा, वहीं वकील सफाई का किरदार। आप कहते हैं तो मान लेती हूँ, जबकि मुझे लगता है वो मोहब्बत की अलिफ बे से भी वाकिफ़ नहीं। ये तक का सफ़र कैसे करेंगी? अलिफ इसार, एहसास, अखुवत, बेबर्दाश्त, बर्दबारी, भरोसा, पे प्यार, ते तहम्मुल, तहजीब, तमीज़ और टे। अरे अरे बस बस, तुम थीसिस लिख रही हो मोहब्बत पर? जैन वाकई घबरा गया। तुम मुझे जानती नहीं हो छोटी, वो बहुत अच्छी है। चलिए भाई, आप कहते हैं तो ठीक है, मगर नानी कहती थी कांच के बर्तन की खूबसूरती बहुत ज़्यादा होती है, मगर पायदार पीतल की गड़वी ही होती है। बाकी आप बड़े हैं और समझदार भी। छोटी ने गेंद उसके कोट में डाल दी और माया ने भी गेंद उसी के कोट में डाल दी। जैन के अंदर दिलो दिमाग में जंग छिड़ गई। दिल माया का हामी था और हमक हमक कर जाता था। कहती छोटी भी गलत नहीं थी।
हाँ, ये था कि माया का पलड़ा भारी था और माया की जिन बातों को वो यूं ही नासमझ भोलपन कहकर नज़रअंदाज कर दिया करता था। जब माया ने संजीदगी से हतमी जवाब मांगा और कहा कि वो अपने कहे से 1 इंच पीछे ना हटेगी, दोराहा तब आया। तुम मुझसे बात क्या किया करो तल्लत। ये मेहमान आंटी की आवाज़ थी जो दादी के साथ बुलंद आहंग कह के लगाती थी। बहुत शीरी बयान थी, लहजे से शहद टपका करता था, ख़ास तौर पर जब वो आपा को पुकारती। और तभी पहली बार जैन को आपा का नाम पता लगा कि पहले तो दादी तक आपा पुकारती थी या कभी हुआ तो ऐना कह दिया, मगर मीठी आंटी मुंह में मानो पूरा रसगुल्ला रख कर पुकारती थी, बेटा नूरुलैन। जैन को नाम बहुत पसंद आया। फिर अब आगे से भारी आवाज़ वाली आपा बहुत मुअद्दिब होकर हत्तुल इम्कान नरमी और लोच से जी आंटी कहती। तब जैन को पता नहीं क्यों गुदगुदी होती। जैन ने मुअज़्ज़िज़ मेहमाने गिरामी का दीदार भी कर लिया था। आंटी तो खैर ठीक थी, मगर मंगेतर साहब अजीब सड़ा बसा सा शख्स था, हर वक्त बिग स्क्रीन मोबाइल में घर। जैन ने तो खुद को मेज़बान समझते हुए बड़े खलूस से सलाम भी जा रहा था, मगर मौसूफ ने जवाब देना तो दरकिनार। ऐसी खाली और अजनबी हैरान निगाहों से देखा कि जैन पानी पानी हो गया। तू कौन, मैं खामखा। जैन ने अपना बढ़ाया हाथ वापस जेब में संभाल लिया। दरअसल गर्मी ने जैन की मत मार दी थी। या अल्लाह, ये कोर्स ख़त्म हो और फिर वो जाए जान छूटे। सब ने ही मना किया था ऐसे तजुर्बे ना करें, मगर उसे कुछ नया करने का शौक़ था। और इधर सोने लगो तो या तो बिजली नहीं है या फिर आपा के खाने या आपा का शोर। और आज आपा की आवाज़ नहीं थी, शुक्र खुदा का। तो ये मेहमान, मीठी आंटी और बेहद रूखा बेटा अमरूद के दरख्त के नीचे राजो न्याज करने आ गए। उसने अपने ऊपर गीली चादर डाली और एक बार फिर सब पर लानत भेजकर सोने की कोशिश करने लगा, मगर मुअज़्ज़िज़ मेहमान की आवाज़, और वो भी करख्त, बेजार और बदतमीज़ सी। क्या बातें करूं मॉम, आपने ना जाने कहाँ फंसा दिया। इतने दिनों से इधर आकर बैठ गई हैं। ये एरिया देखिए, वाईफाई तक काम नहीं करता, लोड शेडिंग, यूपीएस तक नहीं है, एसी का तो सवाल ही क्या। वो 2 अहमक से बॉयज़ हैं जो तल्लत भाई करके मेरी गोद में घुसने की कोशिश करते हैं। वो तो मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया, रूड होकर। और एक वो आपकी खाला, ये दादी नेमत आरा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई ये लेडी। मैं नूरैन से बात करने की बात कर रही थी तल्लत, नाज़नीन आंटी ने दांत पीसे। ओह हाँ, वो नूरुलैन यानी आपा। मॉम, मेरी समझ में नहीं आता। मान लिया उधर अमेरिका में आपको गर्ल्स पसंद नहीं थी, तो इधर पाकिस्तान में और रिलेटिव्स भी जिनकी लड़कियां किसी काबिल भी थी, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट एंड एजुकेटेड, आप उनमें से किसी को चूज़ कर लेती। इधर इस घर में आपको क्या नज़र आ गया? स्टूपिड। इन सब लड़कियों के बाप भाई एक फ़ोन कॉल से तुम्हारा सारा कच्चा चट्ठा निकलवा लेते और फिर हमको भी धक्के देकर निकाल देते, बल्कि जान से मार देते। और जिन स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, एजुकेटेड गर्ल्स के नाम पर मुंह में पानी आ रहा है ना, वो 1 मिनट में तुम्हें आईना दिखा देती। आंटी ने चुटकियां बजाकर बताया। पहले ही अपनी उसी स्मार्ट वाली बात के पीछे तुमने एनजी जैसी दोहरिया को घर में घुसा है, कितना नुकसान उठाया, बेटी पैदा करवा ली, अब सारी इनकम उसकी माँ हथिया जाती है परवरिश के नाम पर। नस्ल अलग ख़राब की, मुस्तकबिल भी, और हाल तो खैर नज़र आ ही रहा है। मीठी आंटी के मुंह से सच कड़वे करेले की तरह निकल रहा था। ओहो, एक तो हर बात में आप एनजी को ले आती हैं। साहिबजादे बुरा मान रहे थे। मैं लेकर नहीं आती बेटा जी, वो खुद ही आ जाती है हर महीने, थैला भर के नोट लेने, और आगे वो पोती, अल्लाह माफ़ करे, उसे भी दोहरिया बना दिया उसने। अरे किसी मज़हब को तो मानने वाली बन जाती, हर मज़हब इंसानियत सिखाता है। दोहरिया माँ बेटी को दोहरिया बना देगी, बल्कि बनाएगी क्या, बना चुकी। नाज़नीन आंटी के लहजे में गुस्सा, हकारत और सदमा नुमाया था। उधर बेटे साहब के नथने भड़क रहे थे। माँ आखिर ये बात भूल क्यों नहीं जाती, और माँ बेटे की सोचों तक से वाकिफ़ थी। जब भी अगला सवाल उसी बाबत था। अब मुझे क्या घूरे जाते हो, मैं क्या गलत कहती हूँ? पहले पहल जवानी के दिनों में यही लगता है, सब शादी ही तो करनी है। शक्ल देख ली, मटकना लचकना देख लिया, बस जी ये बेस्ट लाइफ पार्टनर है। अरे शादी 2 खानदानों का मिलाप होता है, एक नई नस्ल की बुनियाद पड़ती है, मगर नहीं। देख ली नीली आंखें, सुनहरे बाल, अरे वो स्याही लगा काला दिल नहीं देखा जिस पर किसी नबी के नाम का कलमा नहीं। आंटी वाकई दुखी थी, मगर बेटे साहब भड़क कर बोले, तो अब कर तो रहा हूँ आपकी पसंद से शादी, ना आंख देख रहा हूँ ना बाल, थान लपेट कर तो वो घूमती है, देखने को दिल ही नहीं किया। अरे नामाकूल, काश एक डंडा होता जिसे पकड़कर मैं तुझे धो सकती। बेटा वो थान नहीं है, दुपट्टा है, और आंख बाल नज़र नहीं भी आ रहे तो क्या। 5 वक्त नमाज कुरान पढ़ने करने वाली बच्ची, सारे मोहब्बत वाली मेहनती साबिर, मेरी अगली नस्ल ऐसी माँ की गोद में ही पले तो शायद तेरा दिया ज़ख्म भर जाए। जहन को आंटी पर तरस आने लगा, मगर अगले जुमले ने उसके हाथों के तोते उड़ा दिए। जैसे रखेंगे रह लेगी, जो खिलाएगा खा लेगी, उल्टे हाथ को के 2 जमा भी देगा ना तो उसे नहीं पता होगा।
किस नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाते हैं, बल्कि बुलाते भी हैं कि नहीं। वैसे तो अल्लाह इस घर हस्ती को चलाए, मगर ये नान नफ़का नहीं मांगती। पाकिस्तान बल्कि मशरक़ की औरत दिन भर मेहनत करके कमा कर भी लाती है, मियाँ के ठुड्डे भी खा लेती है, फिर भी रात को टांगे दाब कर वहीं कहीं कदमों में ढेर हो जाती है। आंटी के जहन में शायद रहा नहीं, वो भी तो मशरक़ी और पाकिस्तानी औरत ही थी, तो आप कोई और देख लेती। ये जो आपकी ये क्या नाम है, ऐना मीना, इसमें तो कोई अट्रैक्शन है ही नहीं। चादर लपेट कर रूड होकर इधर उधर फिरती रहती है। इतनी एज भी नहीं है, मगर तलत साहब ने एक और ऐप ढूंढा। अब तुम कोई इतने छोटे बच्चे भी नहीं हो। तलत आंटी बेजार हुई और बात ख़त्म करते हुए खड़ी हो गई। सर अमेरिका की हवा लगनी तो चोटी काट कर खुद अपने हाथों से पार्लर वाली को बेच आएगी और डॉलर गिनती करके जेब में पैंट शर्ट भी पहन लेगी और स्कर्ट तक भी आ जाएगी। ज़रा सब्र करो और अकल से रहो, सारे मेरे बने बनाए गेम को ख़राब कर दोगे। वो दोनों लड़के मासूम से हैं, प्यार से बुलाओ, कुछ गेम्स वगैरह दिखाओ मोबाइल पर। इस उम्र के लड़कों को यूँ भी इन चीज़ों का शौक़ होता है, फिर ये तो गरीब गुरबा बच्चे हैं। खाला नेमत आरा से भी हाल चाल पूछो, 2 घड़ी बैठ जाओ और सबसे बढ़कर नूरनैन को हंसकर देख लो। कुछ जुमला कह दो यूं ही कि आप खाना अच्छा बनाते हैं, या रंग कौन सा पसंद है, या ब्राइडल सूट रेड कलर का लेना मुझे पसंद है। लड़कियां इन 4 बातों से ही बहल जाती हैं बेवकूफ़। तलत को बहुत से आइडिया पसंद नहीं आए थे, मगर उसने सर हिला दिया। जबकि उधर जैन के लिए सारी गुफ्तगू सदमा थी, दुख, अफसोस, आह, धोखा, कुछ भी था। आपा जैसी सीधी सादी लड़की को एक अमरीकी यूँ धोखा दे जाए, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और मीठी आंटी ने ये क्या कहा, लड़कियां 4 बातों से ही बहल जाती हैं, मगर वो माया तो आज भी अड़ी खड़ी थी। ओह खुदा, जैन ने सर हाथों पर गिरा लिया। फिर तुमने क्या फ़ैसला किया जैन? मैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ तुम्हारे भी जमा करवा दूँ? मामा कॉलिंग। बहुत देर तक बजते फ़ोन को उसने बहुत थके अंदाज से उठाया था। ये थकान कैसी थी? काम का लोड शेडिंग, नींद की कमी, या फिर उन माँ बेटे की गुफ्तगू? हाँ शायद वही। उसने बालों में उंगलियां चलाई। दूसरी तरफ माया वही गुफ्तगू कर रही थी जो हमेशा करती थी। कोई नयापन नहीं था। देखो मैं सब कुछ देख आई हूँ। भले से ये इस्लामाबाद से दूर एक नई कंपनी है, मगर वो लोग रेजिडेंसी के साथ साथ तमाम सहूलियात दे रहे हैं। और फिर यहाँ का माहौल, मौसम, माय गॉड। मैं सुन रहा हूँ माया। इतनी बेजार से क्यों लग रहे हो? एक ही बात कितनी बार सुनूं? तुम ये सब बातें मुझे 1000 बार बता चुकी हो। हाँ फिर भी तुम पर असर नहीं हुआ। तुम्हें पता है वो कल का आया बंदा ज़हीर, उसका तो लेटर भी आने वाला है, जबकि तुम्हारे अपने डिपार्टमेंट में कितने ही लोग एप्लीकेशन देकर दिन रात दुआ मांग रहे हैं कि एक बार हो जाए। और तुम? होगा तो वही माया जो अल्लाह ने सोच रखा है। पूछतियों की तरह अल्लाह को बीच में मत लाओ, ये निकम्मों का काम होता है। अल्लाह ने अकल दिया कि नहीं? वो बेमुरवती से बोल रही थी। सोचो जैन, अब उसने लहजा बदला और उस सेल्स गर्ल की तरह हो गई जो अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए लहजे में शहद घोलकर ललचाती है। एक बेहतरीन मुस्तकबिल, और पता है अच्छी प्रोग्रेस वालों के लिए कंपनी की मेन ब्रांच में ट्रांसफ़र का ऑप्शन भी है। और तुम्हें पता है मेन ऑफिस कहाँ है? अमेरिका में। अमेरिका जैन, जस्ट इमेजिन। अपनी तमाम बेजारी को परे डालकर माया को सुनता जहन चौंका। अमेरिका? हाँ अमेरिका। वहीं तो शाम से असाब पर सवार था। अमेरिका, धोखा, धोखलापन, मुंह में कुछ और दिल में बहुत कुछ। हम फिर किसी वक्त बात करेंगे माया, उसके मुंह से बेइरादा निकला। व्हाट? माया को शौक लगा, वो इतनी अहम बात कर रही है। उसने अपनी एप्लीकेशन भी अब तक सिर्फ जैन की वजह से रोक रखी है। हालांकि वो थी जो सबसे पहले वहाँ जाना चाहती थी, मगर ये जैन और उसके जज्बाती ख्यालात, मोहब्बत, खलूस, इसार, बहन भाई रिश्ते और आपा, कुर्बानी, बदला, अजर, सवाब, बहुत अच्छे प्यारे जैन में यही एक खामी थी, पर इतनी बड़ी भी नहीं। एक बार वो अपने दायरे आपा बहन भाई से बाहर आ जाता और आगे तो माया की माया नगरी होती, जहाँ माया का राज होता है, जहाँ माया की चलती माया जो माया थी, माया की पुजारी, एक हिसाबदान जैसी ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिशमंद, एक यतीम लड़की अपनी माँ और बहन भाइयों के हमरा रिश्तेदारों के दर की ठोकरें खाती, बेमाया सी माया, खुद गर्जी की गोद में पलती माया, नफ़रत और बेजारी के घूंट भरती माया, चंगेर के नवालों पर अकाबी नज़र रखने वाली, आखिरी लुकमे पर चपट पड़ने वाली माया। फिर अब और कैसी माया? जैसी अब बन गई वैसी माया। तो फिर माया को ऐसा ही होना चाहिए था, और अगर वो ऐसी थी तो शायद अपनी जगह दुरुस्त थी। उसे ज़िंदगी अब सीधी चाहिए थी, हर चीज़ मुकम्मल और अपनी दस्तरस में, 1 2 3 जैसी, ना ढाई ना डेढ़ और ना आधी, जबकि जैन ने हमेशा बांट कर खाया था। उसे बांटने की आदत थी। फिर कैसे गुजारा होता? एक और आधे को जमा करे तो 1.5 बनता, और वही माया को पसंद नहीं था, कबूल ही नहीं था। तो फिर किसी और वक्त? कब जैन? इसके अलावा और कौन सा वक्त? तुम्हारी वजह से, तुम्हारी सोच लेने की मोहलत के बायस मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। इतना मुश्किल फ़ैसला तो नहीं है। शादी करते वक्त कुछ शराइत तो दुनिया के हर मुआशरे में तय कर ही ली जाती हैं, और मैं सिर्फ तुम ही को तो नहीं कह रही।
कि तुम अपने बहन भाइयों से अलग रहो। मुझे अपने बहन भाइयों से भी एक हद में रहकर मिलना, और ये तय है। मैं तुम्हें कताए ताल्लुक़ के लिए तो नहीं कह रही, हम उनसे मिल लेंगे, ईद वगैरह या कोई और मौका। लेकिन मैं अपने घर में किसी और को बर्दाश्त कर ही नहीं सकती, ख्वाह वो तुम्हारी आपा हो या मेरी। मैं बचपन से प्राइवेसी नाम की चीज़ को तरसी हूँ। और ज़ैनब ने एक तकिए के लिए, मुझे तो मेरी ज़ाती किताबें तक नहीं मिली। सुबह मैं किताबें स्कूल लेकर जाती थी और उसी स्कूल में दोपहर को भाई आता था। मैं गेट पर रुककर उसका वेट करती थी। अंदर आफ्टरनून की असेंबली शुरू हो जाती थी और हम गेट के कोने पर छुप कर बैग बदलते थे। मैं अपनी कॉपियाँ पेंसिल निकाल लेती थी और बैग लेकर वो अंदर भाग जाता था। मुझे बांटने से नफरत है उज़ैन। माया की आवाज़ कप कप आने लगी। वो अपने हाथों की लर्जिश पर काबू नहीं पा रही थी। उसकी सांसें भी हाँफने लगी थी। तुम जल्द फैसला करो, ये इतना मुश्किल भी नहीं। तुम्हें खोना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान होगा। माया का लहजा अंदाज खुद अजियती का शिकार मरीज़ का सा कुछ नफसियाती हो गया। मगर मैं इस नुकसान को झेल लूँगी। मगर मैं माया के हाथ से फ़ोन गिर गया था शायद। जैन ने फ़ोन को देखा और थके अंदाज से फ़ोन को यूं ही डाल दिया। ये मजबूरों की दुनिया, ये मजबूरों की दुनिया, मजलूमों की नगरी, और सब अपनी अपनी तर्ज के जोगी, अपना राग सुनाने वाले, और अपनी मजबूरियां बंदे को कैसे बेबस कर देती है ना। जैसे जैन का दोबारा फ़ोन मिलाने को दिल ही ना चाहा, और जैसे माया, जो वो भी तो कितनी बेकस लग रही थी ना, अपनी ख्वाहिशों का पसे मंज़र बताते हुए लाचार, जैसे वो अब कुछ नहीं कर सकती। और जैन ने बड़ी मजबूरी ही के आलम में आपा सोनी की आपा का दरवाज़ा बजाया था। उसकी मजबूरी की भी तो हद हो गई थी ना। आप कुछ बोलेंगी नहीं? जैन ने हैरत से पूछा। बोलने के लिए क्या बचा है? ऐना की आवाज़ मर्दाना दार थी, मगर इस वक्त शिकंजे में जकड़े मेमने की सी लाचारी और धीमी थी। आप धोखा खाने वाली हैं आपा, जैन ने पुरजोर अंदाज से कहा। और अगर मैं ये कहूँ जैन साहब कि मैं ये सब जानती हूँ तो? ऐना का लहजा सरसरी ही था, मगर दुख की आंच थी जो जैन के समातों से टकराती दिल तक पहुँची। तो जैन की समझ में न आया वो अब और क्या पूछे, क्या कहे। तो कुछ भी नहीं। ऐना का लहजा सरसरी था और जैन हैरान था। लोग तो अंडा टूट जाने का गम भी 5 मिनट तक पा लेते हैं। ऐना का तो फिर दिल टूटा था और एतबार टूटा था, मान और भरम, अपनी शख्सियत की पामाली। आप ये सब बातें अपनी दादी जान को बताइए आपा। इससे क्या होगा? ऐना पुरसुकून थी। इससे ये होगा कि वो उन्हें धक्के देकर घर से निकाल देंगी और उनका हार्ट फेल भी हो सकता है जैन साहब। आपा की आवाज़ संजीदा और कतई थी। आपने इतनी फ़िक्र दिखाई, आप यहाँ तक चले आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी। लेकिन एक बात कहूँ, अगर ये धोखा है तो मैं धोखा खाने को तैयार हूँ। ये जुल्म है तो मुझे मजलूम होने में कोई एतराज़ नहीं। और अगर ये ऐना कोई नई मिसाल देने लगी थी, मगर जैन चिल्ला उठा। मगर क्यों? आप ऐसा क्यों करेंगी? जानते बूझते खाई में कूदने वाली बात है ये तो। आपको पता है खुदकुशी हराम होती है। और अरे, ऐना हल्का सा हंसी। जैन को लगा क्योंकि वो चादर से चेहरा छुपाए रुख मोड़े खड़ी थी। घर से बाहर 3 फुटी गैलरी सी थी। जैन वहीं अंदर होकर खड़ा था, जबकि आपा अंदरूनी दरवाजे को भीड़े पीछे को होकर खड़ी थी। जब जैन शदीद जज्बाती हो जानी कैफियत में घर से निकला, तब उसने नफ्स मजबून तैयार नहीं किया था, बस सिर्फ उन्वान और ख्याल। और उससे भी पहले उसे ये भी बताना था कि उस घर की सब आवाज़ें उसके कमरे तक साफ सुनाई देती, और यह मुजरमाना एतराफ़ भी कि वो सब सुनता रहता था। और तभी कल शाम और ऐना को शदीद हैरानी हुई थी, मगर वो सुनने खड़ी हो गई कि जब जैन ने कहा उसे आपा ही से तो बात करनी है, अगर वो 2 मिनट को सुन ले, बात बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी मौत के मसले जैसी। और अब उसकी ये हंसी। आप हंस रही हैं? हाँ, हंसती ही हूँ जैन साहब। ये जो आजकल की दुनिया है ना, ये हिसाब किताब की दुनिया। क्या दे रहे हैं, क्या मिल रहा है, आप मुझे भी खुद गर्ज कहिए। मगर एक हिसाब तो रात भर जाग कर मैंने भी जोड़ा है, फ़ायदे की एक फहरिस्त मैंने भी बनाई है। तलत साहब का रिश्ता मेरे लिए भी लॉटरी जैसा है। मेरे लिए अब इधर जो रिश्ते आते हैं वो ऐसे ही होते हैं, शादीशुदा बच्चे वाले बूढ़े, कब्र में पैर लटकाए बाबे, जिनकी बेटियां मेरी क्लास फेलोज़ रही हैं। तो फिर ये रिश्ता तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं वहाँ जाकर मेहनत करूँगी, अपनी दादी और भाइयों को कमा कमा कर भेजूँगी, फिर कोशिश करके भाइयों को भी वहीं बुलवा लूँगी। आपा के लहजे में उम्मीदों अज़म दराया। आप और मैं तलत साहब या नाज़नीन आंटी को बुरा क्यों कहें? एक हिसाब तो मैंने भी जोड़ लिया, एक गर्ज तो मेरी भी निकली। ऐना की आवाज़ घुट गई। इतनी बाहिम्मत है तो फिर आवाज़ में लर्जिश कैसी? लहजे में नोहा ख्वाह जैसी तड़प और मिर्सिया गो जैसी कर्ब कैसे झलक आया? मेरे भाइयों का मुस्तकबिल बन जाएगा उज़ैन साहब। आप बताइए, क्या फिर ये घाटे का सौदा हुआ? आपा ने सवाल किया और जवाब के लिए उज़ैन को एक उम्र लगती सोचने को। आपका शुक्रिया, आपने दीवारों के लिए कि पतले होने का बता दिया। आइंदा हम मोहतात रहेंगे। वैसे आप कब तक घर खाली करने वाले हैं? बस ईद के बाद। कोर्स ख़त्म होते ही जैन का जी हर शय से उचाट हो गया था। आसमान पर बादल थे और बारिश के बाद मौसम खुशगवार था। ठंडी हवा, मट्टी की सुंधी खुशबू, शहर कराची के बामुद दर धुले धुले निखरे, हर शय बिक निखर गई थी।
जैन तरावी से लौटने के बाद छत पर आ गया। गली भीगी हुई थी और अब तक पानी बह रहा था। छत से आसमान को देखना बहुत अच्छा लग रहा था। ज़हनी कसाफत जैसे छट रही थी। रात की रानी की महक, आहा। उसने लंबी सांस खींचे। वो खुशबू के ताक़ु में छत पर चला। पीछे वाले घर की छत पौधों से भरी थी, बाकायदा लॉन का तासुर देती वहीं से उठ रही थी ये मतवाली खुशबुएं। मगर तभी वो चौंका। ये कैसी बदबू थी, अजीब सी। अब वो बदबू के ताक़ु में गया। ओह, ये अमरीकी मेहमान तलत साहब थे। एक नंगी और धड़ी चारपाई पर बैठे, कमीज़ उतार रखी थी और तोंद नुमाया थी, और उनके हाथ में चपटी बोतल, जैसे वो एक सरूर के आलम में चढ़ाए चले जाते थे। नेमतों वाली मस्जिद से अब तिलावत कलाम पाक शुरू हो गई थी। उसका दिल चाहा वो छत के उस तरफ जाए, उस शराबी को गिरेबान से पकड़कर झटका दे और फिर नाक पर एक घुंसा मार दे, फिर गिरेबान छोड़कर उसके बालों के गुच्छे को मुट्ठी में पकड़े, उसे घसीटता हुआ आपा, मोमी सोनी की आपा के सामने फेंक दे। सारा हिसाब किताब, कुर्बानी गर्ज अपनी जगह। वो एक बार उस जलील शख्स को बगौर देख तो ले, मगर रात को थम जाने वाली बारिश सहरी के वक्त फिर से शुरू हो गई थी। बरामदे की छत से एक तार का बरसता पानी गिरने की आवाज़ मुख्तलिफ साज की तरह थी। फर्श पर गिरी तो टप टप टप, मटके पर ढकी प्लेट से टन टन टन, प्लास्टिक की तरपाल पर पट पट पट, और अमरूद के सब पत्तों पर पड़ती फिर फिसलती तो सड़ सड़ सड़। ऐना को ये आवाज़ें बहुत अच्छी लगती थी। खुशबूदार, दिलदार मौसम, मौसम में गुलबार आवरी का मौसम, निखरने धुलने नए हो जाने का मौसम। सारी रात भी वो एक सर खुशी के आलम में कुदरत के साजीने से मुधर धुनें सुनती रही। और जब सहरी बनाने के लिए आई तब सब बस हर शय को फरामोश करके कितनी ही देर आंगन के बीचों बीच आसमान की तरफ मुंह उठाया, हथेलियाँ फैलाए खुद को भिगोती रही, किसी मस्त मोरनी की तरह धीरे धीरे घूमती। एक सर खुशी का आलम, बारिश का आलम, बरसात, खुशी, बूंदे, बरखा, बादल, और बस काफ़ी है बे का ये कलमा। पर इस वक्त आटे के पेड़े को कब से मुट्ठी में बंद किए वो दादी को देखती थी, जो रोती जाती थी। रोना यूँ भी तकलीफ़ दे, फिर अपने किसी प्यारे को रोता देखना, और वो भी ऐसे तड़प तड़प कर। मैं धोखा खा गई है ना। उन्होंने बेकसी से आपा को देखा। दुनिया में इतना धोखा कहाँ से आ गया है ना। दादी का लहजा, सवाल और चेहरा किसी बच्चे की सी मासूमियत लिए हुए था, और इतना झूठ। दादी की आंखों में आंसू थे। आपको हमारी बातें नहीं सुननी चाहिए थी दादी। आपा का लहजा दुखी था। हाँ, ताकि बेखबरी में मारी जाती। मुझे इस शादी पर कोई एतराज़ नहीं है। आपा ने ये जुमले दादी के लिए धमाका ही थे। ऐना, दादी शशदर रह गई थी। हाँ दादी, ऐना पुरसुकून थी। मगर क्यों? दादी ये सवाल चिल्लाकर करना चाहती थी, मगर आवाज़ ना निकल पाई, इसलिए कि दादी आगे सहारा वही मजबून था जो आपा ने कल शाम उज़ैन को सुनाया था। हाँ, मगर ये ज़्यादा तफसीली था और इसमें कुछ भी ढका छुपा नहीं रखा गया था। दादी ने कतियत भरे अंदाज में नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं है ना, मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दूंगी। कहने सुनने को भले ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, मगर बेटों के मुस्तकबिल के लिए मैं बेटी की कुर्बानी दे दूं, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? मैं बुढ़िया आज आंखें बंद कर दूं तो कल दूसरा दिन। और सोमी और सोनी वो लड़के हैं ना, लड़के पल जाते हैं, वो कहीं भी पल जाएंगे, और जो उनकी किस्मत में होगा वो उन्हें मिलकर ही रहेगा। तुमने क्या सोचा तुम नहीं होगी तो वो यूं ही रह जाएंगे? खुद रो, पौधे जल्द बढ़ते हैं, ज़्यादा फलते फूलते हैं मेरी बच्ची। आप खुद ही तो कह रही थी अब तो कोई अच्छा बच्चों वाला भी रिश्ता मिल जाए तो कर देंगी। मैंने अच्छा भी कहा था, साथ में अच्छा भी हो जाएगा दादी। आपा ने घड़ी की तरफ देखा। है खामोशी छा गई। बारिश की गुफ्तगू, बूंदों की खिलखिलाहटें, हवा की मस्तियाँ, मौसम तो खो जाने का था, पर दादी अब खामोश आंसू बहा रही थी। एक बरसात अंदर, एक बरसात बाहर। छोटी को ऐसा नहीं करना चाहिए था आपा। जैन फ़ोन पर अपनी आपस से महवे गुफ्तगू था। उसका लहजा थकान ज़दा था और बोलने को दिल नहीं करता था। बाज़ दफ़ा इंसान अंदर से खाली होता है, तब बोल बोल कर खालीपन को दूर करता है। और जैन, उसके अंदर इतनी गुफ्तगू थी, इतनी तकरार, बल्कि मुबाहसा। वो किसी तकाबली जायज़े में मुब्तला था। हाँ के दलाइल भी उसको देने थे और ना के दलाइल भी। फिर जब इतना शोर हो तो वो बाहर क्या बोले, मगर आपा को जवाब दरकार था। तुम मान जाओ माया की बात, आपा दिली रजामंदी से कह रही थी, या फिर एक और कुर्बानी। कैसी बात कर रही हैं आप आपा? ये कोई मानने की बात है? आखिर में तो सब अलग अलग हो ही जाते हैं, अपनी अपनी दुनिया में मगन। आपा ने हकीकत बताई। जहन झुला उठा। आखिर में ना, और आप मुझे शुरू में ही कह रही हैं। वो तुमसे मोहब्बत करते हो जहन, और तुम भी तो करते हो ना। मैं आप सबसे भी मोहब्बत करता हूँ आपा, बिलखसूस आपसे। जहन ने तसल्ली की। तो मैं कब कह रही हूँ कि तुम हमसे या मुझसे मोहब्बत करना छोड़ दो? आपा हंसी। आपको नहीं पता आपा, जब हम किसी से मिलना छोड़ देते हैं, किसी से दूर हो जाते हैं, और फिर एक दिन मोहब्बत बीच में से निकल जाती है। जहन की बात में गहराई थी।
हम मिला करेंगे ना। लेकिन मैं दूर होना ही नहीं चाहता कि मिलने के लिए प्लान बनाऊं। माया की फरमाइश इतनी गलत भी नहीं है जैन। घर तो फिर दो लोग ही मिलकर बनाते हैं। चिड़िया लाई दाल का दाना, चिड़ा लाया चावल का दाना। उनके घर तो कोई आपा नहीं होती। आपा का अंदाज छेड़ता हुआ था, मगर जैन संजीदा हो गया। हाँ, आपा घोंसला हमेशा चिड़िया और चिड़ा मिलकर बनाते हैं, तीसरा कोई नहीं। शायद फिर इसीलिए उनके बच्चे पर पाते ही उड़ान भर लेते हैं, कभी ना लौटने के लिए। और मैं ऐसा आशियाना नहीं बनाना चाहता जिसके अंजाम में तन्हाई और खुदगर्जी का नोहा पड़ना पड़े। ये तो निज़ाम कुदरत है, अहकाम खुदाबंदी, दुनिया का चलन। आपा थक सी गई। तो हुक्म खुदाबंदी तो ये भी है कि बुढ़ापे में अपने वालिदैन को साथ रखो, उनकी इताअत करो, खिदमत करो, उनको सिला दो। ख़ास तौर पर माँ को। कौन सी माँ को याद कर रहे हो जैन? हमारी माँ को मरे ज़माने बीते। आपको आपा, आप मेरी माँ नहीं क्या? आपको छोड़ दूँ ऐसे ही अकेला या दर दर भटकने के लिए? उसने बात ख़त्म कर दी थी। आपा के हाथ में फ़ोन लर्ज़ कर रह गया। कभी कभी अंदर कोई बोलता था, ज़िंदगी में सरासर खसारा पाया, यूं ही घाटे का सौदा, ये कुर्बानी है सार, सब किताबी बातें। नहीं, आज पता लगा किताबें झूठ नहीं बोलती, उनमें लिखी अच्छी बातें, खूबसूरत ख्याल कहीं ना कहीं होते हैं। जभी तो कार्य दुनिया चल रहा है। लगता है हमने तमाम उम्र घाटा कमाया। बात ये नहीं होती। बात ये होती है कि हमें मुनाफा की पहचान नहीं होती। और इधर हुसैन फैसले की रस्सी के एक सिरे को मजबूती से पकड़ लेने के बावजूद बेचैन था। क्यों था पता नहीं चलता था। और अभी तो उसे आपा को, सोमी सोनी की आपा को एक बार फिर अहमकाना फैसले से बाज रखने की कोशिश करनी थी। फिर उसके बाद ही माया को समझाने वाले मिशन पर जाता। बारिश के बाद की ताजगी और निखरापन महसूस करते वो घर से दूर पैदल चलता चलता एक पार्क में आ बैठा। आसमान अब भी बादलों से भरा था। ठंडी हवाएं पत्तों से टकराकर रिदम पैदा कर रही थी। जहनी कसावत दूर करने के लिए पार्क आना बहुत मुफीद साबित हुआ। जहन हल्का फुल्का सा लोगों को देखकर खुश हो रहा था। वो इतना मगन था, उसे मोबाइल बजने का पता ही ना चला। ओह, वो चौंका। माया कॉलिंग, तीसरी मिस्ड कॉल। ओह, न जाने कि उसके हवा में झूलते असाब सर्किस की रस्सी की तरह पल भर में तन गए। निपे तुले कदमों और तवाजुन वार तकाज का खेल शुरू। हेलो, उसकी आवाज़ में शुगुफ्तगी का फुकदान था। हाँ हेलो जैन, वेयर आर यू? फ़ोन क्यों नहीं पिक कर रहे थे? माया की आवाज़ में तशवीश तो थी मगर चहकार भी। साइलेंस पे था, पता नहीं चला। ओह, मुझे लगा तुम सो रहे होगे। बस ये लास्ट ट्राई थी, फिर मैं रात को ही करती, मगर बात ही ऐसी थी, मुझसे रहा नहीं गया। वो बहुत पुरजोश लग रही थी। अब क्या हो गया माया? ओह गॉड, तुम सुनोगे ना तो उछल पड़ोगे। माया उसके अंदर इश्तियाक पैदा करना चाह रही थी, जबकि वो इतना डल था जैसे रंग उड़ी धूप में जली चुनरी। अब सुना भी दो। पता है, मैं अपनी और तुम्हारी एप्लीकेशन सबमिट करवाने जब बॉस के पास पहुंची तो वहाँ मुझे पता चला कि मुझसे परमिशन लिए बगैर तुम एप्लीकेशन सबमिट करवाने चली गई। माया, वो खफा हो गया। अरे हाँ हाँ, माया की हंसी का जल तरंग। भूल जाओ जैन, भूल जाओ सिग्नल एंड परमिशन। तुम्हें पता है जिन 10-12 लोगों को ऑफिस की तरफ से खुद सिलेक्ट करके आगे भेजा जा रहा है, उनमें तुम्हारा और मेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट है जैन। ओ माय गॉड। ओह जैन का ओह बहुत ट्रस्ट सा था। तुम सोच नहीं सकते हो जैन, मैं कितनी खुश हूँ। माय गॉड, मैं सोच सकता हूँ माया, तुम कितनी खुश हो। हाँ ना, बात ही खुशी की है, क्या तुम खुश नहीं हो? नहीं, जैन ने हलक साफ किया। मुझे शायद इसलिए खुशी महसूस नहीं हो रही कि मैं वहाँ जाना ही नहीं चाहता माया। मुझे यही रहना है अपने घर वालों के साथ, अपने शहर में। मैं किसी फैसले पर नहीं पहुँचा, मगर मुझे लगा कि मैंने जब भी फैसला किया वो कम से कम सब कुछ छोड़कर वहाँ जाने का नहीं होगा। आखिरकार उसने कह दिया। जैन, माया की सदमा ज़दा आवाज़ बुलंद होकर गुम हो गई थी। शिकस्ता कदमों से गली में दाखिल होते हुए उसकी चाल घर के नज़दीक होते होते और धीमी हो गई। सोमी और सोनी तलत के हमरा बैठे थे। तलत के हाथ में कीमती बड़ा सा मोबाइल सेट था और दोनों नौउम्र लड़कों के चेहरे पर इश्तियाक का जहान आबाद था। मासूम, बेखबर, परिंदे जैसे बच्चे, जैन ने सोचा, और ये यकीनन माँ की हदायतों पर अमल हो रहा था। गरीब गुरबा बच्चे। काश वो कुछ कर सकता, या फिर उसे माँ बेटे की असलियत आपा को नहीं दादी को बतानी चाहिए थी। वो कभी फिर ये सब ना होने देती। जबकि अब तो उन्होंने जैन से कहा था, अगर वो किराया मुकर्ररा तारीख से कुछ पहले दे दे तो पोती का निकाह करना है ईद की शाम। तो अगर वो कुछ पहले किराया देने से माजरत कर ले तो शायद ये निकाह ना हो सके। मगर ये तो कोई हल ना हुआ। मगर वो रात गए किराए की रकम लेकर दरवाज़ा बजा रहा था। ज़हन खाली सा था। दरवाज़ा खोलने वाली आपा थी। कौन? मैं जैन, आपका किराएदार। ओह कैसे? वो ये पैसे दादी ने कहा था कि उसने जुमला अधूरा छोड़कर रकम बढ़ा दी। आपा ने हाथ आगे करके नोट थाम लिए। उन्हें गिना गया। शुक्रिया। वो दरवाज़ा बंद करके पलटने लगी। उज़ैन ने भी रुख मोड़ा। अब और क्या करे? फिर एकदम पलटा और पुकारा, आपा आपा मेरी बात सुनिए। उसके लहजे में बेताबी सी थी, जैसे दरवाज़ा न खुला तो वो खुद से ही पट तोड़ता अंदर जा घुसेगा।
आपको पता है ये जो तलत साहब हैं ये परसों रात छत पर शराब पी रहे थे और जिस तरह से पी रहे थे ना साफ पता लग रहा था पक्के शराबी हैं बल्कि आदी हैं। क्या आप शराबी से भी शादी कर लेंगी? वो बहुत बेताबी से पट को खोज रहा था। हल्का सा नज़र आता नीला सफ़ेद कमीज़ का दामन और पट को थामे नज़र आती उंगलियां, सादा साफ गंदवी हाथ, तरशे नाखून और हाँ उनमें आ जाने वाली लर्जिश, फिर हाथ का फिसलना, मगर फिर मजबूती से उंगलियों का जम जाना। इतनी सख्त गिरफ्त के रगे नुमाया हो गई। आपको पता है हुसैन साहब, और आपा के ठहरे लहजे के पुकार ने हुसैन के बाकी के जुमले रोक दिए। आप अपनी तरफ से हमदर्दी कर रहे हैं, जबकि सच कहूँ तो आप मेरे लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। प्लीज़ आप जाइए, प्लीज़। मैं मुश्किल पैदा नहीं कर रहा, मुझे फ़िक्र है आपकी, मुझे आपसे हमदर्दी है। हुसैन की आवाज़ भी ऊंची और तेज लहजा हो गया। अच्छा तो आपको मुझसे हमदर्दी है? आपा ने भी चिल्ला कर कहा। तो आप करेंगे मुझसे शादी? बोलिए, करेंगे? जी। हुसैन ने हिलते पट को देखा। सांस तक अटक गई आपकी। कहना आसान होता है। आपा की आवाज़ भरा गई। करना बहुत मुश्किल। आप चले जाइए यहाँ से, मुझे किसी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं। हाँ, ज़िंदगी में जब जब पछताऊँगी तो आपको याद ज़रूर कर लूँगी कि आपने रोका था, मगर हुसैन साहब मैं इस वक्त रुक नहीं सकती। खुदारा आप जाइए, आपकी अपनी भी एक दुनिया होगी, अपने लोग, अपने रिश्ते और अपने ख्वाब। क्यों अपना रास्ता और किसी की मंजिल ख़राब करते हैं? जाइए। आपा ने धार से पट बंद कर दिए। फिर उनके कदमों की मासूम होती आवाज़ ने बताया वो कहीं अंदर जा चुकी हैं, जबकि हुसैन वो वहीं बुत बन गया था, इस्तादा कर दिया गया था। ये क्या हुआ था, क्या हो गया था हुसैन? गेंद उसके कोर्ट में आ गई, जबकि वो तो इस पूरे गेम में कहीं था ही नहीं। तो फिर उसका जहन खाली हो गया था, यह सोचने समझने की सलाहियत छिन गई थी, या फिर उसने माया को नई कंपनी में ज्वाइनिंग से मना किया था। माया ने उसे हर चीज़ से मना कर दिया और हैरत अंगेज़ बात ये हुई उसे दुख नहीं हुआ। वो माया फ़ोन पर बोलती रही, बकती झकती, थोड़ा सही थोड़ा गलत, और वो चुपचाप सुनता रहा। फ़ोन बंद हुआ था, उसे अपना आप बहुत हल्का फुल्का लगा। तब वो अपनी इस कैफियत पर हैरान रह गया, जैसे सर से बोझ उतर गया। मोहब्बत दिलों में फूल खिलाती है, मगर बाज़ मोहब्बतों में मुसलसल किसी कांटे की चुभन का एहसास होता है। हुसैन को लगा वो कांटा निकल गया, वो फांस निकल गई, मगर आपा कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। तुम उसकी मान लेते हो हुसैन? इतनी आसानी से रास्ते अलग होते हैं भला? यूनिवर्सिटी और फिर वो कोलीग थी तुम्हारी, एक रास्ता एक मंजिल। दोराहा आ गया था आपा। फिर दोनों ने अपनी अपनी राह पकड़ी। तुम भी उसी के रास्ते को पकड़ लेते। उसने मेरा रास्ता क्यों नहीं पकड़ा? ये मोहब्बत तो ना हुई, जिद बहस हो गई। वो बहस के लिए तैयार था। क्या ये सब इतना आसान है भैया, जितने मज़े से आप कह रहे हैं? कॉन्फ्रेंस कॉल में छोटी भी थी और कब से खामोश थी। हाँ शायद, पता नहीं, वो पहली बार अटका। एक जवाब दे भैया, छोटी ने कहा। पर वो तो शायद आपके अपने पास भी नहीं। अभी नहीं है एक जवाब, मगर शायद कुछ दिन बाद दे सकूं। जैन के लहजे में यकीन था। फिर शायद, छोटी झुंझलाई। शायद यकीन के सफ़र का आगाज़ होता है, वो इतनी आसानी से भूले जाने वाली चीज़ नहीं है भैया। गुड़िया जैसी, क्रिस्टल की गुड़िया, बारबी डॉल लगती हैं। छोटी को हसीन भाभी के हाथ से निकल जाने का दुख था। नानी कहा करती थी, कांच का बर्तन खूबसूरत होता है पर पायदार पीतल की गड़वी होती है। लोग तो अब शीश महल में पूरी ज़िंदगी गुजार लेते हैं भैया। आपा की आवाज़ में दुख था। अच्छा तो ये बताइए, माहा को तो आपने कांच का बर्तन कह दिया, क्या पीतल की गड़वी ढूंढ ली? छोटी का दिमाग तेज़ चलता था। अरे वो बेसाख्ता हंस दिया और उसे खुद एहसास हुआ कि वो कितने दिनों के बाद यूँ बेफिक्री से हंसा है। जल्दबाजी के फैसले अच्छे नहीं होते। आपा ने एक और हकीकत बताई। अच्छे तो नहीं होते आपा, मगर सच्चे ज़रूर होते हैं। उसका ध्यान कहीं और चला गया था। क्या फ़ैसला कर लिया है भैया? छोटी के सवाल ने उसे चौंकाया। यही सवाल तो वो खुद से पूछ नहीं पा रहा था, पर अब जब सवाल सामने आ ही गया तो जवाब क्या दे? दरवाज़ा बजाते हुए उसके एतमाद का दर्जा बहुत ऊपर था, मगर दरवाज़ा खिलाफ़े तवक्को दादी ने खोला। हाय! वो बुरी तरह चौंका पर बरवक्त संभला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, दादी ने भी पुरजोश जवाब दिया और उसकी सूरत देखी जो कुछ परेशान और हौन हो गई थी। अभी कुछ देर पहले ही तो उसने सुना था मेहमान आंटी और उनका अजीज़ बेटा बाज़ार जा रहे थे और दादी भी हस्बे मामूल साथ ही जाती, मगर ये क्या, वो तो सामने थी और सवालिया निगाहें उसी पर गड़ी थी। कोई काम था बेटा? दादी अब उलझ रही थी। जी हाँ काम, बिल्कुल काम था। मैं अंदर आ जाऊँ? अंदर? दादी हैरान हुई। अच्छा आ जाओ। जैन अंदर आ गया। यह आज उसकी दूसरी बार आम थी। एक बार बिल्कुल शुरू में जब उसके घर पानी की लाइन मसला कर रही थी तब उसे इधर आकर चेक करना पड़ा था, और आज अंदर इतना सन्नाटा क्यों था? उसने चारों जानिब जायज़ा लिया, नज़रें घूम फिर कर दादी पर आटी की जो हैरान सी उसे तके जा रही थी। वो सोनी नज़र नहीं आ रहे? उसे बर वक्त सूझा। अरे बच्चे, ये जो 29वें रोज़े को चांद की तलाश होती है बंदे को बाउला कर देती है। अब भला बताओ, जो 10वें माले पर चढ़कर मौलवियों को नज़र नहीं आया, वो गलियों चौराहों में घूमने से क्या खाक मिलेगा? मगर भाई सब ने मुँह उठाकर बेनथे बैल की तरह निकल जाना है। दादी सख्त बुरा फरोख्ता थी।
अब जब 29 रख लिए तो 30वें में क्या मौत पड़ रही है? मगर नहीं भाई, दादी नफ़ी में सर हिला रही थी। और हाँ, तुमने नहीं बताया, तुम इधर क्यों निकल आए? मैं? जहन चौंका। उसे एक अंदरूनी कमरे में हिवला सा दिखा था। हाँ मैं भी दादी, मैं भी चाँद देखने, मेरा मतलब है ढूंढने ही निकला था। चाँद ढूंढने? हमारे घर? ए बेटा खैर तो है, तबीयत तो ठीक है, रोज़ा तो नहीं लग गया? चाय बनवाऊँ या कुछ स्कंजबीन? ए आपा, ऐना दादी को तरस आया, घर से दूर परदेसी बच्चा। नहीं दादी, तबीयत ठीक है। वो आपा किधर है? आपा? ऐना को पूछ रहे हो? ऐना से क्या काम भला? दादी का लहजा सख्त हुआ। जी दादी प्लीज़, उन्हीं को बुलाना है। जैन ने अपने बोंगेपन पर लात मारते हुए थोड़ी होशमंदी और संजीदगी का लबादा ओढ़ लिया। आपा को बुलाऊं? ऐना को? अब की दफ़ा दादी की आवाज़ बुलंद हुई। जैन का सर ज़ोर ज़ोर से हिला और इससे पहले कि दादी तैश में आकर खड़ी होती, आपा की भारी आवाज़ पर दोनों चौंके। आपने बुलाया दादी? उसने साथ ही दुपट्टा दुरुस्त करके रुख भी बदला। हाँ मैंने ही बुलाया। या जैन को तुमसे कोई काम है? रुख मोड़कर खड़ी आपा को बदस्तूर देखते हुए जैन ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मुझे इनसे नहीं, आपा से बात करनी थी। ए भैया, कुछ उल्टा सीधा खा बैठे हो क्या? यही आपा है और कोई नज़र आ रहा है तुम्हें? ये आपा हैं? जहन खड़ा हो गया। आपा? वो तो एक पक्की उम्र की आम सूरत वाली। आपा को सोचता रहा था। फिर ये तो 30-32 बरस की गंदी रंगत वाली लड़की थी जिसकी आंखें शहद रंग थी और वो शाने पर पड़ी बलदार सी रस्सी, रस्सी नहीं चोटी, दामन तक चोटी, रेशमी सी। क्या आपा नहीं हो सकती? वो साफ मुकरा। ए बेटा, तुम तो सचमुच के खिसके हुए लगते हो। डबल पत्ती का पान तो नहीं खा बैठे हैं? दादी अब खौफजदा सी हो गई थी। मैं ही आपा हूँ जैन साहब। आप कहिए अब क्या कहने आए हैं? आपा ने दुपट्टा अपने गिर लपेटा, माथे से भी खींचा, मगर शहद रंग आंखें नुमाया थी। रुख अब फेरा हुआ था और अब आंखों में तादीब थी। और प्लीज़ वो ना कहिएगा जो आप गुज़श्ता दिनों कहते रहें। इसे गुजारिश समझिए या फिर हुक्म। जैन ने भवें झुकाई। हाँ ये आपा ही थी। इतनी मर्दाना वार आवाज़ आपा ही की थी और लहजा भी, मगर आपा अंदर से ऐसी निकलेंगी ये तो उसने ख्वाब में भी ना सोचा था। ये बात सुन है ना? दादी को लगा अब उनकी एंट्री बनती ही है। तेज़ी से उठकर ऐना के नज़दीक पहुंची और शाने से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा। चादर और भी सिरक गई। ये 3 दिन से क्या कहता रहा था और अब क्या कहने आया है? सवाल का दूसरा हिस्सा जैन के लिए था और जैन ने अपनी सारी घबराहट और हैरत को किसी और वक्त के लिए उठाया और 2 कदम आगे बढ़ा और आपा के ऐन रूबरू हो गया। नज़रें आपा के चेहरे पर गड़ी थी। ऐनों को पहली बार खसमसाहट सी हुई। वो एक कदम पीछे को सिरकी। मैं वो सब नहीं कहूँगा जो 3 दिन से कह रहा था आपा। मैं नहीं बात करूँगा। हाँ है वो आपकी बात का ही जवाब, मगर सवाल में मख्फी। मैं आपसे शादी करूँगा आपा। उसने कह ही दिया। क्या? आपा और दादी दोनों के सर पर एक साथ पहाड़ टूटा था जैसे। हाय, दादी ने दिल पकड़ा था। ऐना लपक कर दादी तक आ गई। जैन ने भी तकलीद की पानी पिलाया, कमर मली। दादी की सांसें बहाल हुई। तब तीनों को याद आया यहाँ क्या कहने सुनने आए थे। जैन ने ऐना को देखा जिसने दुपट्टा दोबारा लपेटकर मुंह फेर रहा था। सो जैन ही को बोलना पड़ा। पहले दिन से आज के दिन तक की कहानी हर्फ बहर्फ जैन ने माया को भी नहीं छुपाया, सब कह दिया। और अपने बारे में क्या कहूँ? आपको सब तहकीकात का हक़ है, मगर मेरी आपा कहती हैं खुदा मुझसा भाई और बेटा हर माँ को दे। हो सकता है ये उनकी मोहब्बत हो, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ मैं आपके इस अमरीकी नवासे से ज़रूर अच्छा हूँ, बल्कि बेहतरीन हूँ। दादी क्या बोलती? रोना रुकता तो बात करती ना। कितनी मुश्किल से दिल को मनाया था। तुहनो करन उनकी पोती का हक तो था कि राजकुमारों से ब्याहे, और सामने बैठा ये नौजवान राजकुमारों से बढ़कर लग रहा था। दुआओं के पूरा होने का यकीन तो हमेशा से था, बस मकाला था उससे अल्लाह जब आप दुआ कबूल कर लें तो बता दें। अब पूरी जाएगी दिन तारीख, बल्कि घंटा सेकंड तक, वरना ये इंसान का फितरी उतावलापन चैन नहीं लेने देता। तो दुआ कबूल हो गई थी। दादी के आंसू थमते नहीं थे। और आपा, आपसे ये कहूँगा, मैं बिल्कुल आप ही के जैसा हूँ, बिल्कुल वैसा जैसा आपने एक दिन सोनी को बताया था। अब तो आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और आपा यानी है ना? ओहो नौरीन, क्या जवाब देती? सिले की तमन्ना कभी नहीं की थी, मगर सुना था सिला मिलता है बाज़ दफ़ा दुनिया ही में मिलता है। जब नेकी बोएं तो शजर भी नेकी का होता है और फल भी। और जब अल्लाह किसी की आखिरत संवार दे तो थोड़ी झलक दुनिया में नज़र आ ही जाती है, जैसे उज़ैन के लिए नूर ऐन और नूर ऐन के लिए उज़ैन। दादी और पोती की सोचों से परे उज़ैन सोच रहा था। उसने सब सच सच बता दिया, मगर अभी तक जवाब नहीं मिला। उसे बेचैनी होने लगी। अगर जो जवाब खुदा न ख्वास्ता इनकार हो गया तो वो जो दिल में ताज़ा ताज़ा सी खुशी फैलने लगी थी उसका क्या होगा? शहद रंग आंखें जब इस्तेजाब में घिरी तो कैसे टिमटिमाने लगी थी। फिर पलकें झुकी तो तारीकी का गुमान हुआ। अब अगर ये एक बार और उठी तो। और ये जो खुशी नहीं सुकून दिल में फैल रहा था, और ये जो खदशे का दो मुहैया सांप बार बार फुन फैलाता था।
अगर जवाब मिल जाए तो गोया जैसे वो सांप का सर कुचल दे। मगर ये आपा आखिर बोलती क्यों नहीं? मुझे एक बार फिर पूछना चाहिए। उज़ैन के अंदर का पासबान अक्ल सही हदायत दे रहा था। उसने लहजे को मज़ीद आजिज़ाना किया। आपने जवाब नहीं दिया आपा। अब मुझसे शादी करेंगी? दादी और पोती बुरी तरह चौंके, फिर एक दूसरे को देखा। ए बेटा, वैसे तो सब ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर बंदे को इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए। मुंह से पुकारते हो आपा और प्याम दे रहे हो शादी का। दादी को वैसे तो लड़का पसंद आ गया था, मगर ये जो आपा की गर्दान थी, पहले रिश्ता तो सही करे, बाकी बातें बाद में। ज़ैनब बुरी तरह चौंक कर दादी को देखा, फिर आपा को, नूरैन को, जो निगाह मिलने पर बेसाख्ता हंसती थी, और फिर ज़ैन की भी हंसी छूट गई। वो इतना घामड़ तो नहीं था। एक बार भी ना सोचा कि क्या कह रहा था। आप मुझसे शादी करेंगी आपा? उसने जुमला ज़ेरे लब दोहराया तो खुद का कहका आसमान को छू गया। तभी दरवाज़ा खुला। ये सोमी सोनी थे। बुरे मुंह से, चांद नज़र नहीं आया आपा। दादी ने नाइंजारों को एक और रोज़ा रखने पर क्या तकलीफ़ है कहकर एक लेक्चर दिया। जबकि उज़ैन और नूरैन सोच रहे थे, चांद नज़र आ गया था ना। अभी पल भर को एक दूसरे को देखकर दोनों की आंखों में जगमगाहट ही उतरी थी। उनके आगे चांद तारों की रोशनी मानी थी। तो ये था आज का नावल रमज़ान स्पेशल। होपफुली कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने पसंद किया होगा। तो मुझे बताइएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, और फिर मिलते हैं कल। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।